तो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 को। चैप्टर नंबर 17 जो होगा हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। कुछ बेसिक बातें अगेन पुराने वीडियो की तरह कि ये जो चैप्टर होगा वो केवल और केवल एनसीईआरटी के लेवल पे होगा। केवल इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन एक तरीके से आप कह लीजिए, ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिलता है, ताकि इसके बाद जो नीट के लेवल की जो प्लेलिस्ट मैं अपलोड करूँगा ताकि वो आपको ईजिली समझ में आ सके। तो ये वीडियोज़ उन बच्चों के लिए। सो अगेन स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। आपका जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें पूरा का पूरा कवर होगा। तो 17.1 से लेकर 17.6 तक हम जाएंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अप टू डिसऑर्डर्स तक। इसमें कह रहा है कि सबसे पहला जो आपका पैराग्राफ है इसमें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। ओके, ऑल्दो ये पैराग्राफ अपने आप में ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट आप देख सकते हैं कि ये जो बोल्ड टर्म्स में लिखा हुआ है ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, इसमें क्या डिफरेंस है। चलिए शुरू से पढ़ने का शुरुआत करते हैं कि as you have heard earlier, oxygen is utilized by the organism indirectly break down nutrients molecules like glucose and to derive energy to performing various activities. सिंपली कि भाई ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन जो अंदर जा रहा है वो आखिर किस जगह पर जा करके उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ऑक्सीजन का जो इस्तेमाल है, कि आपने पहले पढ़ चुके हैं कि जो ऑक्सीजन को जो इस्तेमाल किया जाता है वो ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? कि न्यूट्रिएंट्स का ब्रेक डाउन के लिए। ग्लूकोज है, अब ग्लूकोज से आपको एनर्जी निकलवानी है। एनर्जी निकलवाने के लिए हमारी बॉडी में कौन सा प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन। अब इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ठीक है, मैं इसको लिखता चलता हूँ, ये मॉलिक्यूलर नेचर पे, ठीक है, कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल आखिर ब्रीथिंग कर रहे हैं, ब्रीथिंग में हम ऑक्सीजन ले रहे हैं O2। अब इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है? क्योंकि आपकी जितनी भी सेल्स हैं, आपकी हर एक सेल में क्या किस चीज़ का इस्तेमाल होता है? एटलीस्ट ये एक चीज़ तो चाहिए, वो है ATP। ATP क्या है? आपका करेंसी, सेल्यूलर लेवल पे जो आपकी करेंसी इसका इस्तेमाल होता है वो है ATP। अब ATP का सिंथेसिस होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी दैनिक दिनचर्या, मेरा बोलने से लेकर के आपके खाने पीने, उठने बैठने, गाने, हर चीज़ के लिए आपका किसका इस्तेमाल होगा? एक करेंसी का इस्तेमाल होगा। एनर्जी चाहिए आपको बेसिकली, और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ATP के द्वारा आ रही है। ATP का सिंथेसिस कहाँ होता है? ATP का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका ATP का सिंथेसिस हो रहा है, और उस जगह पर आखिरी जो स्टेप होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। वो डिटेल में हम जहाँ पर इसकी ज़रूरत होगी हमारे चैप्टर में, वहाँ पर हम रेस्पिरेशन वाले में इसको डिटेल में देखेंगे। मगर यहाँ पर एक लास्ट स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से जो आपका चीज़ें हैं वो ऑक्सीजन जो है CO2 में कन्वर्ट तो नहीं होती है बेसिकली, बट CO2 इवॉल्व होती है आपकी सिट्रिक एसिड साइकिल से। वो डिटेल है। बेसिक आइडिया इस चैप्टर में फिजियोलॉजी में क्या है कि ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल जिससे आपको एनर्जी मिलेगी, उसको तोड़ने के लिए। और उसको जब आप तोड़ते हैं तो उसमें एनर्जी एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम कैसे ट्रैप कर लेते हैं, उसको ट्रैपिंग हम कर लेते हैं ATP के फॉर्म में, और उसको हम बाद में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बता रहा है कि रोल ऑफ ऑक्सीजन आखिर होता क्या है पहले कुछ लाइनों में। अब carbon dioxide which is harmful is also released during the catabolic reactions। अब जब ये रिएक्शन हो रही है, कैटाबॉलिक रिएक्शन से क्या तात्पर्य है कि आपका जो ग्लूकोज है, आपका जो ग्लूकोज रहेगा उसको ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है। अब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है तो आप ग्लूकोज को किस में तोड़ते हैं? भाई C6H12O6 है। अब इसको तोड़ेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ले लीजिए कहीं से भी, उसको आप अगर आप उसको क्या नाम है एनर्जी निकलवाना चाह रहे हैं तो उसको आप तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो केवल और केवल दो चीज़ों में टूटेगा। आंख बंद करके कोई भी रिएक्शन लिख दीजिएगा जिसमें कि आपका CO2 प्लस H2 आ जाएगा, और प्लस एनर्जी। और इस एनर्जी को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं? ATP की फॉर्म में, ताकि हम इसका बाद में इस्तेमाल कर पाएँ। लेकिन बोल रहा है कि भाई ठीक है, जब आपने ग्लूकोज को जब तब तोड़ रहे थे तब तो आपने ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लिया ऑक्सीजन को तोड़ने के दौरान, लेकिन जब ये रिएक्शन कैटाबॉलिक हो रही थी, जब ग्लूकोज टूट रहा था, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रही थी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो अधिक मात्रा में बॉडी के लिए क्या है? टॉक्सिक है। अब अगर टॉक्सिक है, कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, सबसे पहला काम होता है कि उसको आपको बॉडी से बाहर निकालना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है कि टॉक्सिक होने के बावजूद हमारी बॉडी में से बाहर निकालने की इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो पढ़ते हैं दोबारा से कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज़ हार्मफुल इज ऑल्सो रिलीज्ड ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। इट इज़ देयरफॉर एविडेंट, ये बहुत ही इसका बहुत अच्छे सबूत है कि ऑक्सीजन हैज़ टू बी कॉन्टीन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल, कि कॉन्टीन्यूसली सेल को हमेशा चाहिए रहेगा। और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, जो कि इस रिएक्शन में जो प्रोड्यूस होगी उसको बाहर भी निकाला जाना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दिस प्रोसेस, ओके,
दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय द सेल इज कॉल्ड द ब्रीदिंग। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि ब्रीदिंग आखिर है क्या। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में यही तो डिफरेंस है कि ये जो आपकी पूरी यहाँ पर हमने जो डिटेल में रिएक्शन पढ़ी है, ये है आपकी, पढ़ी तो नहीं है लेकिन आपकी यहाँ पर जो डिटेल में रिएक्शंस होंगी वो सारा का सारा क्या होगा, उसका टोटल सम ऑफ रिएक्शन आपका कहलाया जाएगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन तो हो गया जो मॉलिक्यूलर लेवल पे जो रिएक्शंस हो रही हैं उनको रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अब ब्रीदिंग क्या होता है भाई इसके कंपैरिजन में, ब्रीदिंग होता है जो फिजिकल लेवल पे आप सांस को अंदर लंग्स के अंदर तक ले के जाते हैं और सांस के उसको छोड़वाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं कि दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमोसफेयर, के ऑक्सीजन का एक्सचेंज एटमोसफेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सेल्स से को क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग कहा जाता है, फिजिकल प्रोसेस है। और रेस्पिरेशन कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन बोल रहा है कि सामान्यतः इसको रेस्पिरेशन की तरह माना जाता है, बट ये है नहीं। अगर आप मॉलिक्यूलर डिटेल्स में जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में घुसने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि रेस्पिरेशन ये रिएक्शंस हैं और ब्रीदिंग केवल एक फिनोमेना है जिसमें हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। Place your hand onto your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that this is due to the breathing. आप अपने चेस्ट पे हाथ रखिए, आप जैसे सांस अंदर लेंगे आपका चेस्ट बाहर की तरफ फूलेगा, आपका जैसे छोड़ेंगे अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि भाई सांस अंदर जा रही है, इसमें कोई नई बात तो नहीं, आप पहले से जानते हैं। तो ये किसी वजह से हो रहा है, ब्रीदिंग की वजह से हो रहा है। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द चैप्टर। चलिए आगे पढ़ते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन है क्या। हम जानते हैं, हम सांस ले रहे हैं, नाकों के हमारे दो छेद हैं उनको नॉस्ट्रिल कहा जाता है, उससे हवा जो है अंदर की तरफ आती है और आपके लंग्स में भरती है और आप वहाँ से उसको एक्सचेंज होता है CO2 का। इतना तो ये बेसिक है, इस हर एक व्यक्ति को पता होगा, बायोलॉजी से हो या बायोलॉजी से ना हो, हम ये हमारा बॉडी का एक पार्ट है जो हम 24/7 हमेशा करते रहते हैं, तो इतना सभी लोगों को पता है। लेकिन जो अंग हैं जहाँ से ऑक्सीजन ट्रैवल करके आपके लंग्स तक पहुँचेगी, जहाँ पर जाकर के वो एक्सचेंज होगी, आपके खून में घुलेगी, ब्लड में जाकर वो जो डिज़ोल्व होगी, वो जो पाथ है उसको अभी हमें पढ़ना है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। यहाँ पर पहले वो इस बात को डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, पहले डायरेक्टली ये ह्यूमन पे नहीं आ रहा है, ऑल्दो ये चैप्टर ये जो यूनिट है पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, बट थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन औरों के बारे में भी मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग है, ये जो सांस अंदर लेना बाहर छोड़ना, उसके जो तरीके हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार के जंतुओं में भिन्न भिन्न तरीके से हो सकता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग तरीके से वो हो सकता है। वो क्या क्या तरीके हो सकते हैं देखते हैं कि डिपेंडिंग और ये किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग मेनली ऑन टू देयर हैबिटाट, कि वो कहाँ रह रहे हैं। हैबिटाट का मतलब होता है वो कहाँ रह रहे हैं, ओके, हैबिटाट के उसका रहने की जगह। एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आखिर वो ये आप इस यूनिसेल्युलर से चालू कर दीजिए, आप बैक्टीरिया से धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। बैक्टीरिया क्या है, सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है। सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक से हम धीरे धीरे अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमें क्या दिखेगा कि हमें सिंगल सेल यूकैरियोटिक मिलेगा। सिंगल सेल यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होगा आपका अमीबा। अब अमीबा के बाद आपका आ जाएंगे, जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा आपको जीव जंतुएं मिलना शुरू हो जाएंगे। तो नीचे से आपका जो आप एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे कि आपका जो अर्थवॉर्म के बाद आपके आ गए, सबसे पहले अर्थवॉर्म के बाद आपके कॉकरोच इंसेक्ट आ गए, उसके बाद आपके बर्ड्स, धीरे धीरे इसको हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी उसी तरीके से चेंज होते हैं। अब जैसे मान लीजिए सिंगल सेल है, सिंगल सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसको कोई खास ऑर्गन बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे डायरेक्ट ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ सकता है। तो डिफ्यूजन गैसेस का मेम्ब्रेन से रुकता नहीं है, क्योंकि गैसेस खुद भी ए पोलर है, कार्बन डाइऑक्साइड खुद भी ए पोलर मॉलिक्यूल है, और वो ए पोलर मॉलिक्यूल जो है, जो मेम्ब्रेन है वो भी ए पोलर है, उसके थ्रू डिफ्यूज होकर अंदर जा सकता है, बाहर आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर वो किस किस के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि लेवल ऑफ हैबिटेट पे डिपेंड कर रहे हैं कहाँ रहते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, सेलोमेट है, ए सेलोमेट है, एम्फीबियन है या मैमल है, कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, ये इस पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं वो अलग अलग बहुत स्पेशलाइज्ड टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। भाई आप इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलेंगे, भाई कोई जंतु अगर पानी में रह रहा है तो वो लंग्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको पानी में रहना है तो उसको कुछ ऐसा ऑर्गन को डेवलप करना पड़ेगा, ऐसे इवॉल्व होना पड़ेगा कि जैसे कि गिल्स, और इसीलिए आपको चाहे डॉल्फिन मैमल है मगर वो उसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि लोअर इनवर्टिब्रेट्स
कि जो इन्वर्टिब्रेट्स में जो लोअर हैं जाके जैसे कि स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, फ्लैटवर्म एक्सेट्रा, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय द एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय जस्ट सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। तो हम चाहे बात करें इस फ्लैटवर्म की, चाहे हम बात करें अमीबा की, चाहे बात करें हम बैक्टीरिया की, ये जो चीज़ें होती हैं ये केवल डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर लेती हैं, इनको किसी तरीके के स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि earthworm uses the moist cuticle and insect have the network of tubes like called the tracheal tubes। ये तो क्या फ्लैट वर्म्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्लैट वर्म्स के बाद आए आपके राउंड वर्म्स। राउंड वर्म्स में क्या है कि आपको जो उनकी स्किन है उसी के थ्रू डिफ्यूजन हो जा रहा है इजीली, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और इंसेक्ट्स, उसके ऊपर जब इंसेक्ट्स आए तो उसके अंदर ट्यूब्स का स्ट्रक्चर आना शुरू हो गया है, और इस ट्यूब्स के स्ट्रक्चर को कहा जाता है ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि किसके लिए काम करती हैं, टू ट्रांसपोर्ट द एटमोस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ओके, स्पेशलाइज्ड वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। अब गिल्स हम डिस्कस कर चुके हैं, आप भी इसको पहले से जानते ही होंगे कि जो मछली होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु, वो किसका इस्तेमाल करेंगे, गिल्स का इस्तेमाल करें। आर यूज्ड बाय द मोस्ट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क्स, वेयर एज द वास्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड इज लंग्स आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय व्हाट, दे आर बीइंग यूटिलाइज्ड बाय टेरेस्ट्रियल फॉर्म ऑफ। देखिए लंग्स हो गया भाई जो ज़मीन पर रहेंगे टेरेस्ट्रियल वाले, और गिल्स का इस्तेमाल करेंगे पानी वाले। फॉर्म्स for the exchange of gases among vertebrates, fishes uses gills, whereas the reptiles, birds, mammals respire through the lungs। एग्जाम्पल दे दिया उसने कि भाई मछलियाँ करेंगी गिल्स से, और जो मैमल्स वगैरह जो टेरेस्ट्रियल है, जो ज़मीन पर रहने वाले हैं, वो लंग के थ्रू करेंगे। इसके अंदर एक अच्छा एग्जांपल है कि एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है कि दोनों में रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कि ज़मीन पर भी रह सकते हैं, पानी में भी रहते हैं, दोनों में उनका चलता रहता है काम। तो उनके पास ऑर्गन भी कुछ इस तरीके के हैं कि भाई उनके पास एक तो वेल डेवलप्ड लंग्स तो हैं। फ्रॉग का एग्जाम्पल ले लिया, लाइक फ्रॉग के दे कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। ऑल्सो मैमल हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि एक तो उनके पास लंग्स तो हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके अलावा वो अपनी स्किन के थ्रू भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकते हैं, उनको उसमें भी कोई परेशानी नहीं आती है। ओके, मैमल्स के पास हम जानते हैं पहले से कि पूरा बहुत अच्छे से हम जो लोग हैं, हमारे पास बहुत अच्छा वेल डेवलप्ड एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हम गैसेस का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। चलिए दूसरे पन्ने पे चलते हैं। यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पर हम वो जो मैं बात कर रहा था इससे पहले कि आपको पता लगेगा कि आखिर उसका रास्ता क्या है, उसकी स्पेशलाइज कहाँ से, जहाँ से हवा या ऑक्सीजन होकर गुजरती है, वो जो जगह है, वो जो रास्ता है, उसके क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको जानने की। कि वी हैव पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, जो आपको नाक के छेद जिसको बोलते हैं तो आपके पास होते हैं, वो उसको कहा जाता है नॉस्ट्रल। ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप के ऊपर जो दो ओपनिंग प्रेजेंट होती है उनको क्या कहा जाता है, नॉस्ट्रल कहा जाता है। इट डील्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। यहाँ पर ये है इंपॉर्टेंट बात इस पैराग्राफ की कि आपको वो नामों को याद करने की बहुत आवश्यकता है। भाई आप मेडिकल बनेंगे, आप डॉक्टर बनेंगे आगे चल के। अब आप किसी मरीज़ को, अगर आपके उसके नाक में कुछ फंस गया है और वो नाक के पैसेज में कहाँ पर फंसा है, दूसरे डॉक्टर को बताने के लिए आप 24 तो काम नहीं करेंगे, तो दूसरे डॉक्टर को रिपोर्ट भी लिख के देंगे, उसको पढ़ना होगा। तो आप उसको कैसे बताएंगे कि भाई हाँ यहाँ पर जो है इस व्यक्ति के ये प्रॉब्लम है। तो उसके लिए आपको एक एक जो अब शरीर की जो आपको लगता होगा कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में आपको कई सारे वर्ड्स याद करने होते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा वर्ड्स आप याद रखेंगे, उतनी वोकेबलरी आपकी अच्छी होगी, उतना ज़्यादा प्रिसाइजली आप बता पाएंगे कि कहाँ प्रॉब्लम है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, वो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है। तो नॉस्ट्रिल हो गया सबसे बाहर का। अब नॉस्ट्रिल के बाद जो होता है वो कहाँ खुलता है, नेज़ल चैम्बर में। और नेज़ल चैम्बर हो गया ये आपका इस तरीके से, अगर मैं उसको बनाने की कोशिश भी करूं तो ये तो आपके बाहर से नॉस्ट्रिल हो गया। ये अगर नाक है, ये होठ, ये नाक है, तो ये हो गया आपका नॉस्ट्रिल। अब नॉस्ट्रिल का बाद हो गया ये आपका नेज़ल पैसेज, और नेज़ल पैसेज के बाद जाकर ये जो खुलता है ये आपका हो गया नेज़ल चैम्बर। ओके, तो ये नेज़ल चैम्बर हो गया, ये आपका नेज़ल पैसेज हो गया, और ये आपके क्या हो गए, नॉस्ट्रिल हो गए, इस तरीके से। ठीक है, अब नेज़ल चैम्बर ओपन्स इनटू नेज़ोफेरिंग्स। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आएगा, इसको स्ट्रक्चर को बोलते हैं नेज़ोफेरिंग्स। ओके, नेज़ोफेरिंग्स। अब ऑब्वियस सी बात है कि नेज़ोफेरिंग्स है तो कहाँ खुलेगा, वो फेरिंग्स में जाके खुलेगा।
ठीक है। अब फेरिंग्स जो है वो कॉमन बात है, क्योंकि ये मुंह से भी आ रहा है आपका यहाँ से इधर से, और नाक से भी आ रहा है। तो फेरिंग्स जो है वो इक्वल है, वो आपका मुंह और नाक दोनों से कॉमन जो कॉमन एरिया होता है उसको फेरिंग्स कहा जाता है। अब इससे क्या होता है, एक तो चला जाएगा आपका, बन जाएगा आपका फूड पाइप, एक में खाना जाएगा मुंह से वाला, ईसोफेगस जिसको बोला जाता है। तो एक तो हो गया, पीछे की तरफ जो होगा उसको बोल देंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस। और जो आगे की तरफ, यहाँ पर आगे की तरफ एक पाइप निकलेगा उसको बोलेंगे विंड पाइप। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि आप देखते हैं कि वो एडम्स एप्पल, अभी तुम इस चीज़ को देखेंगे कि एडम्स एप्पल वगैरह जो फूड पाइप, ये हो गया आपका फूड पाइप, ये हो गया आपका विंड पाइप, इससे हवा जाएगी। और इस विंड पाइप का क्या नाम देते हैं हम, ट्रैकिया। चलिए ठीक है, अब इसको थोड़ा अलग से देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द, ये ले लेते हैं कि थ्रू द नेजल पैसेज, कि नेजल पैसेज के थ्रू नेजल चैम्बर में खुलेगा। नेजल चैम्बर किस में खुलेगा, नेजोफेरिंग्स में खुलेगा। विच इज़ अ पोर्शन ऑफ फेरिंग्स, ओके, जो कि अपने आप में किसका पोर्शन है, नेजोफेरिंग्स। हम अभी डिस्कस किया, हमने बोला कि फेरिंग्स जो है वो मुंह का भी एरिया है, जो ओरोफेरिंग्स जिसको बोला जाता है, और नाक वाला भी खुला जाता है, उसको इसको नेजोफेरिंग्स बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, फेरिंग्स बोला जाता है। द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन है फेरिंग्स जो है, नेजोफेरिंग्स और ओरोफेरिंग्स। ओरोफेरिंग्स हो गया आपका खाने वाले के लिए फेरिंग्स, और नेजोफेरिंग्स हो गया सांस वाले के लिए फेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस, एक एरिया आ रहा है ग्लॉटिस ऑफ द लैरिंग्स रीजन, और उसके बाद आपका किस में खुलता है, अगर आप इसको इस तरीके से देखने की कोशिश करें कि ये तो आया आपका फेरिंग्स, मान लीजिए नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स के बाद आपका एक एरिया आ रहा है ग्लॉटिस, और ग्लॉटिस कहाँ खुल रहा है आपको जाके खुल रहा है आपके लैरिंग्स में। ओके, लैरिंग्स, ये आपका लैरिंग्स हो गया, जिसको सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ओके, क्योंकि यहीं पे आपका क्या है, अगर इसको मैं इस तरीके से काट करके देखना चाहूँगा तो ये इस तरीके से दिखेगा, ऊपर से अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखेगा आपको, ये कार्टिलेजिनस वो दिखेगा कवरिंग, और कार्टिलेजिनस कवरिंग के अंदर आपको इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स दिखेंगे, जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूँ। ओके ओके, सो अब इसके बाद ये हो गया आपका वोकल कॉर्ड, ये हो गया आपका नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स के बाद आपका एपिग्लॉटिस हो गया, ग्लॉटिस हो गया। ग्लॉटिस के बाद आपका हो गया लैरिंग। अब ग्लॉटिस हो तो रीजन हो गया पूरा एक, लेकिन उस एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है एपिग्लॉटिस, और वो कहाँ प्रेजेंट होता है, मान लीजिए इस तरीके से प्रेजेंट होता है। और इसके पीछे की तरफ आपका क्या था, इसके पीछे की तरफ आपका था फूड पाइप, राइट, यहाँ पे आपका फूड पाइप है। भाई हम ज़्यादातर खाना खाते रहते हैं, है ना, सॉरी, ज़्यादातर हम सांस लेते रहते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो ये हो गया ग्लॉटिस, ग्लॉटिस से ठीक ऊपर हो गया आपका एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब हो गया ऊपर, और एपिग्लॉटिस। और तो एपिग्लॉटिस हमेशा किसको कवर करके रखता है, खाने वाले पाइप को हमेशा कवर करके रखता है, क्योंकि आपको सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती, आप हर वक्त सांस ले सकते हैं। लेकिन जिस वक्त आप खाना निगल रहे होते हैं उस वक्त क्या होता है कि एपिग्लॉटिस आकर के इस विंड पाइप को कवर कर लेता है। और इससे क्या होगा कि जब आप खाना निगलेंगे उस समय पर ही आपका फूड पाइप क्लोज्ड रहेगा, और खाना केवल इसमें आपका फूड पाइप में ही जाएगा। बहुत ज़रूरी है, इसलिए कहा जाता है खाने के समय पर बोलना नहीं चाहिए। तो नाउ यू नो कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। नेजोफेरिंग्स हो गया आपका, ग्लॉटिस भी हो गया, हमने क्या क्या पढ़ा, ग्लॉटिस भी हमने कर लिया है कवर हमने। उसके बाद लैरिंग्स को भी कवर कर लिया, लैरिंग्स में आपका इस तरीके से वोकल कॉर्ड्स भी कवर कर लिए। अब जो लैरिंग्स रीजन होता है वो किस में जाके खुलता है, ट्रैकिया, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब खास बात ये है कि इसकी ट्यूब लाइक वाले स्ट्रक्चर में ये होता है कि ये एक कार्टिलेज से कवर होता है। अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया पे ये कार्टिलेजिनस रिंग आपको हमेशा दिखेंगी। अब ये क्यों होता है भाई, आप ले रहे हैं सांस, और सांस आती है प्रेशर, अलग अलग प्रेशर से। अब प्रेशर कम भी हो सकता है, किसी स्थिति में प्रेशर ज़्यादा भी हो सकता है। अब जब प्रेशर कम होता है, ठीक है, अब आप कोई भी एक स्ट्रॉ ले लीजिए, हाँ स्ट्रॉ ले लीजिए, ये अगर स्ट्रॉ है और स्ट्रॉ को आप अगर एक साइड से बंद कर दें, हाँ एक साइड से बंद कर दें, जो कि लंग्स भी बंद है, और इस साइड से अगर आप एयर खींचने की कोशिश करें तो क्या होगा, ये चिपक जाएगा, नहीं चिपक जाएगा। तो ये क्या होता है कि जब जहाँ पर प्रेशर कम होता है वो चीज़ें उस तरफ मूव करती हैं, तो इसलिए ये चिपक जाएगा आपस में। इसीलिए कहा जाता है कि रेलगाड़ी जब गुजरती है तो उसके पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि आपके और रेलगाड़ी के बीच में जब वो गुजरेगी तो वहाँ से एयर का जो प्रेशर है कम हो जाएगा, और आप रेलगाड़ी की तरफ खींचे चले जाएंगे न चाहते हुए भी। तो इसलिए कहा जाता है कि मेट्रो में भी कि येलो लाइन से पीछे खड़े रहें और एक उचित डिस्टेंस मेंटेन करें किसी भी रेलगाड़ी, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आती है।
तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि भाई प्रेशर में जब चेंज हो सकता है तो ये कोलैप्स हो सकती है, ये चिपक सकती है। अब इसको चिपकने से रोकने के लिए क्या लगा दी जाए, एक कार्टिलेजिनस रिंग्स लगा दी जाए इसकी चारों तरफ, उसकी वजह से अब ये कभी चिपकेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स को हम कर चुके हैं भाई। आपका जो ट्रैक लैरिंग्स था, लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स ही था। ड्यूरिंग सॉलोइंग, जब आप खाना निगलते हैं, ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप दैट इज नोन एज द एपिग्लॉटिस। कि जब आप खाना निगलते हैं तो जो ग्लॉटिस है, जो ये वाला पोर्शन है, वो किससे कवर रहता है, एपिग्लॉटिस से कवर रहता है, ताकि जो सांस आप ले रहे हैं नॉर्मल सांस ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप खाना खाएंगे, जैसे खाना निगलेंगे, वो किसको कवर कर लेगा, फूड पाइप को कवर कर लेगा, ओके, विच डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ, ओके, आपका ट्रैकिया कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू लैरिंग्स, कि फूड पाइप में खाना न चला जाए, इसको रोकने के लिए वो काम करेगा। अगला ओपनिंग का है, क्या है, ट्रैकिया। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, कि मिड थोरेसिक कैविटी तक आपका क्या जा रहा है, ट्रैकिया जा रहा है। अब कहाँ गया, ट्रैकिया is a straight extension of mid thoracic cavity which divides at the fifth thoracic vertebrae into the right and the left primary bronchi. This is important, ये important है कि भाई मिड थोरेसिक कैविटी तक जाएगा और उसके बाद डिवाइड होना शुरू करेगा, और ऐसा डिवाइड होना शुरू करेगा कि रुकेगा नहीं, और डिवाइड होता चला जाता है। उनको हम नाम दे देते हैं। नाम किस तरीके से देते हैं, भाई आपका ब्लड है, अब आपका आयोटा होता है, वेना केवा होता है, सुपीरियर वेना केवा होता है, आपका भी अगले चैप्टर में हम देखेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, आर्टेरियोल आता है, आर्टेरियोल के बाद या होता है या वेनियोल होता है, ठीक है। उसके बाद आर्टरी आता है, तो उसकी थिकनेस के हिसाब से उसको उसका नामांकन कर दिया जा रहा है कि भाई कहाँ पर उसका प्रॉब्लम हो सकता है। उसी तरीके से जब आपका ट्रैकिया होता है, और ये दो ब्रोंकाई तो हो गया आपका बहुवचन, ओके, ब्रोंकाई आपका हो गया बहुवचन, और सिंगुलर हो गया आपका ब्रोंकस, ओके, सिंगुलर हो जाएगा ब्रोंकस। अब ये जो ब्रोंकाई है वो जो दो में डिवाइड हो रहा है, अब वो आगे चल कर के दोबारा डिवाइड होगा, और वो जब डिवाइड होगा, जैसे वहाँ पर वेन्यूल और आर्टेरियोल नाम जो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे, यहाँ पर क्या नाम आ रहा है उसका, ब्रोंकियोल उसको कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, ब्रोंकियोल। बस नामांकन है, उसकी थिकनेस कम होती जाएगी, आप डिवाइड करते जा रहे हैं थिकनेस के पाइप को, तो उसका धीरे धीरे करके उसका थिकनेस कम, जो ल्यूमेन का थिकनेस है, या ल्यूमेन के जो अंदर जो खाली जगह है उसको वो कम होती चली जाएगी, और उसको आप अलग अलग नाम देते चले जाएंगे। एंड ब्रोंकियोल, द ट्रैकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकाई। तो सबसे पहले तो आपने नाम ने दे दिया कि ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होगा प्राइमरी में, फिर वो जब दो बार डिवाइड होगा तो वो क्या सेकेंडरी, फिर जब वो दोबारा डिवाइड होगा तो उसको कह देंगे टर्शरी, उसके बाद शायद डिवाइड होगा तो उसका नाम दे दिया जाएगा ब्रोंकियल। और ऐसे करते 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 वो एक बहुत बहुत छोटी एक बैग रह जाएगा, क्योंकि उसके बाद आप मान लीजिए कि भाई ये ट्रैकिया है, बहुत थिक टिश्यू से बना हुआ है, लेकिन एक समय जब आप डिवाइड करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा जब आपके पास केवल और केवल एक सेल की लाइनिंग थिकनिंग जितनी जगह रह जाएगी, और उससे आप बना देंगे एक बैग, ठीक है। ये एक लाइन रह गई, ये मान लीजिए सेल है, ये क्या है, सेल है, सेल की केवल और केवल एक लाइन रह गई है, और ये आखिरी में जाकर के ये बैग बन जाएगा, और इसी बैग का नाम होता है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई क्या हो गया, बहुवचन एल्वियोलाई, और एल्वियोलस हो जाएगा आपका वियोलस, एल्वियोलस हो जाएगा आपका सिंगुलर, ओके, एक वचन। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ द ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल एंड एल्वियोलाई, ठीक है। ब्रोंकाई हो गया आपका सबसे पहले, ब्रोंकाई में आपके आगे प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर ब्रोंक्यूल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, फिर उसके बाद जो आखिरी जो स्ट्रक्चर है वो एल्वियोलाई है। कंप्राइजेज द लंग, अब इस स्ट्रक्चर का जो ये तीनों मिलकर के बनाएंगे, इसको क्या कहा जाएगा, लंग कहा जाएगा। वी हैव टू लंग, हमारे पास भाई ठीक है दो लंग्स होते हैं, विच इज़ कवर्ड बाय अ डबल्ड लेयर प्लूरा। आपकी देखिए खास बात क्या है कि आपकी बॉडी में आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाने के बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण काम रह जाता है उसको प्रोटेक्ट करने का रह जाता है। आपकी बॉडी में कहीं भी ले लीजिए, चलिए आपकी जॉइंट से शुरुआत करते हैं। दो जॉइंट हैं, अब दो जॉइंट हैं, मान लीजिए इस तरीके से कि ये पेन, ये मान लीजिए आपका घुटने का जोड़ है, तो ये आपका ऊपर वाली बोन, ये आपके नीचे वाली बोन, और ये बीच में आपका पटेला जिसको बोलते हैं। अब ये क्या है कि आपस में रगड़ खाएगा, भाई एक हड्डी तो है, अगर इसमें अगर आप हम क्या है, मशीन है,
अब अगर आप हमारे कलपुर्जों में, जैसे कि गाड़ी में कलपुर्जे एक दूसरे से रगड़ खा करके, फ्रिक्शन उत्पन्न करके, हीट प्रोड्यूस करके उसको धीरे धीरे ख़त्म करते जाते हैं, ख़राब करते जाते हैं, हमारी बॉडी भी सेम तरीके से काम करती है। अगर हमारी बॉडी में भी ग्रीसिंग ऑयलिंग ना हो तो ये भी एक दूसरे से रगड़ खा करके आप जल्दी से जैसे आपने सुना होगा आर्थराइटिस, तो यहाँ पर क्या होता है, बूढ़े लोगों में यहाँ पर ऑयलिंग ख़त्म हो जाती है, तो बीच में क्या है, एक तरीके का इस फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड आपकी बॉडी में जहाँ जहाँ दो चीज़ों के बीच में दिखेगा वहाँ पर उसको फ्रिक्शन कम कराने में मदद करेगा। फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन कम होगा, रगड़ कम खाएगा, रगड़ कम खाएगा तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, चीज़ें एक दूसरे से रगड़ खाकर इंजरी नहीं करेंगी। तो आप एग्जाम्पल में आ गया जी, आपका शुरुआत कर लीजिए, आपका ये लंग है, सॉरी ये आपका मान लीजिए हर्ट है, हर्ट के बाहर भी एक कवरिंग बना दीजिए, और ये जो कवरिंग जब बनेगी और इन दोनों के बीच में जो जगह बचेगी उसमें आप एक फ्लूइड डाल दीजिए जो कि क्या करेगा, पेरिकार्डियम या पेरिकार्डियल फ्लूइड जिसको बोला जाता है। अब ऐसे ही आपका क्या आ गया, आपका जो लंग है उसका नाम होता है प्लूरा, ओके, प्लूरल मेम्ब्रेन हो जाएगा। अब इसके बाहर क्या कर देंगे, हम एक मेम्ब्रेन बना देंगे, इस मेम्ब्रेन का नाम हो गया प्लूरल मेम्ब्रेन, थोड़ा बड़ा बन गया। अब ये जो कैविटी है इसको बोल देंगे प्लूरल कैविटी, क्या बोल देंगे, प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी के अंदर आप एक क्या डाल दीजिए, फ्लूइड डाल दीजिए। अब फ्लूइड डालेंगे तो क्या होगा, भाई आप सांस ले रहे हैं ना, सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, सांस अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं। अब इससे क्या है कि दो जो सेल की लेयर है वो आपस में रगड़ खा करके इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे, दोनों लेयर के बीच में फ्लूइड डाल दीजिए। और ये फ्लूइड का क्या लाएगा, ये क्या लाएगा, पेरिकार्डियल फ्लूइड, ओके। तो सॉरी, पेरिकार्डियल फ्लूइड तो हो गया आपका हार्ट का पेरिकार्डियल फ्लूइड, और आपका यहाँ हो जाएगा प्लूरल फ्लूइड। और कहीं भी आपकी बॉडी में आप कहीं भी देख सकते हैं, आपका ब्रेन है, ब्रेन में आपकी जो हाँ ब्रेन है, आपका ब्रेन में आपका जो इस तरीके से मान लीजिए ब्रेन है, इसको ब्रेन में इसका नाम होता है मेनिंजेस, ओके, ड्यूरामेटर, एक्टिनॉइड मैटर, वो जो अभी पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर में, उनके बीच में भी आप फ्लूइड डालते हैं। फ्लूइड डालने से क्या होगा भाई, वो रगड़ कम खाएगा, फ्रिक्शन कम होगा, और क्या नाम है उसमें क्या होगा, बचा रहेगा, ज़्यादा देर तक काम करेगा। ये खास बात है, आपकी बॉडी में ना बहुत ही चंद रूल होते हैं जो आपकी बॉडी फॉलो करती है। अब आपको हर एक अलग अलग चैप्टर में यही सेम कॉन्सेप्ट अलग अलग नज़रिए से पढ़ा जाएगा, बस इसको आप क्वेश्चन आएगा तो वो एक कॉन्सेप्ट से ही आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रिक्शन कम करना है, और फ्रिक्शन कम करने के लिए दो लेयर्स हैं, दो लेयर्स के बीच में आपको एक फ्लूइड डाल देना है, और डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा ऑर्गन है वो वही फ्लूइड हो जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन हो जाएगा। ये आपका इसको कहा जाता है साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट के अंदर आपका साइनोवियल फ्लूइड हो जाएगा, ये भी हम आगे आके डिटेल में पढ़ेंगे। कार्डियम पेरिकार्डियम हो जाएगा, पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड हो जाएगा, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ये मेनिंजेस पढ़ेंगे, मेनिंजेस के अंदर आपका अलग से स्पाइनल फ्लूइड हो जाएगा, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर वाइज कि किस तरीके से उसको स्ट्रक्चर बनता है आपका पूरे के पूरे लंग्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पिछले में क्या कहा थे हम थे कि अ डबल लेयर्ड विद द प्लूरा एंड द प्लूरल फ्लूइड उनके बीच में होगा। इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन टू द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद द थोरेसिक। और एक इंपॉर्टेंट बात कि आप देख रहे हैं कि हार्ट की पोजीशन इस तरीके से होती है कि आपका जो लेफ़्ट वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा रह जाता है, ठीक है। अब छोटा रह जाता है तो इसमें एक जगह है, इसको अगर हार्ट निकाल लेंगे तो एक नॉच बन जाता है, इस नॉच का नाम होता है कार्डियक नॉच, ओके। तो बस जस्ट टू मेंशन, आगे बढ़ते हैं कि लाइनिंग वेयर इज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टेक्ट विद द लंग सरफेस। अंदर वाली तो लंग के कॉन्टेक्ट में, बाहर फिर आपका प्लूरल फ्लूइड आ जाएगा, फिर आपकी बाहर वाली हो जाएगी आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन आ जाएगी। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, आपका जो रास्ता स्टार्ट हो रहा है बाहर के जो नॉस्ट्रिल से, इज अप टू द टर्मिनल ऑफ द ब्रोंकियल कॉन्स्टिट्यूट द कंडक्टिंग पार्ट वेयर इज द एल्वियोलाई एंड देयर डक्ट फॉर्म द रेस्पिरेटरी और द एक्सचेंज पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। भाई एक तो हो गया पैसेज नॉर्मल वाला जो कि आपका किसका बन रहा है, ब्रोंकियोल का, ट्रैकिया का, और दूसरा पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं आपका कंडक्टिंग पार्ट, कि जहाँ से आपका एयर कंडक्ट होके जा रहा है। दूसरा पोर्शन हो जाएगा आपका एक्सचेंज वाला पार्ट, ठीक है। आपको किस तरीके से डिवाइड कर दिया भाई, एक तो बोलते हैं कंडक्टिंग पार्ट जहाँ से एयर जा रहा है, और एक जहाँ पर आदान प्रदान होगा आपका गैसेस का, उस एरिया को, और जो कि क्या है, एल्वियोलाई है, और उस एरिया को क्या बोल दिया गया है कि एक्सचेंज पार्ट। ये दो चीज़ें यहाँ पर बोलना चाह रहा है वो। द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोलाई। अब भाई कंडक्टिंग पार्ट का क्या काम रहेगा, कंडक्ट करना, एयर को कंडक्ट करना, कहाँ से, एटमॉस्फेयर से एल्वियोलाई तक, ठीक है जी, क्लियर। एंड इट फॉर्म द फॉरेन पार्टिकल ह्यूमिडिफाइज। अब भाई इसका काम क्या है, इस कंडक्टिंग पार्ट जो है,
है ना। अब हम लंग को बहुत ऊपर बना सकते थे कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर एक लंबा पैसेज ही कवर करता है कोई भी ऑक्सीजन जब बॉडी में आता है और उसके बाद ही उसका एक्सचेंज होता है। भाई तो ये किस लिए है, इसके क्या क्या काम हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या बोल रहा है कि भाई मान लीजिए हम पहले अपने लेवल पे डिस्कस कर लेते हैं। नाक है, नाक में नाक के बाल होते हैं। नाक के बाल क्या करते हैं कि भाई आपको लगता होगा भाई निकाल के फेंको, बड़ा क्या किसका कोई इस्तेमाल नहीं, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। धूल मिट्टी और नॉर्मल जगह में भी जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे धूल मिट्टी है, वहाँ पर वो एक छन्नी की तरह का काम करता है। कोई भी चीज़ ऐसी जो कि पार्टिकुलेट मैटर है वो उस चीज़ को पार नहीं कर पाएगी, और ये एक तरीके से आपको बाहर के जो कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी, जो कि भाई इतना बड़ा कंकड़ पत्थर तो नहीं जाएगा, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर जो आप देख नहीं सकते हैं वो अंदर की तरफ नहीं जाते हैं। दूसरा होता है कि ये आपका जो नाक होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वैस्कुलरिटी होती है, नसें बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। आपने देखा होगा सर्दियों में लोगों की नाक जो है लाल पड़ जाती है। वो लाल पड़ने का कारण क्या है, क्योंकि बाहर का जो एयर है उसका तापमान बड़ा ठंडा है, और आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, हम यूरी थर्मल है, हम अपना जो टेम्परेचर है मेंटेन करके रखते हैं, और वो क्या है 37 डिग्री सेल्सियस। अब बाहर का एयर जब इतना ठंडा होगा जो हम लेंगे, तो वो हमको टेम्परेचर बहुत ड्रास्टिक टेम्परेचर हो जाएगा। बाहर 2 डिग्री है, आपका 37 डिग्री है, तो इतनी जल्दी से चेंज नहीं आ पाएगा। तो इसलिए जो ये जो कंडक्टिंग पैसेज है उसका क्या काम रहता है, ये क्या करता है, एयर को गर्म करता है। तो इसलिए नाक में इतना वस्कुलरिटी होता है, वो ब्लड जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस उसको गर्म करने का काम करता है, ताकि उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाया जा सके, ताकि आपको चुभे नहीं आपका लंग्स में, और भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, तो उसको बॉडी के टेम्परेचर तक लाया जाएगा। तीसरा होता है कि उसमें उसको ह्यूमिडिफाई किया जाता है, कि भाई उसमें थोड़ा सा पानी रहे, वो ह्यूमिड रहे, ठीक है, ड्राई नहीं रहे, तो ये भी इसमें काम किया जाता है। तो देखते हैं कि ये क्या कह रहा है कि ये क्लियर्स इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल हटाने के लिए, ह्यूमिडिफाई थोड़ा सा पानी के लिए, एंड ऑल्सो ब्रिंग एयर टू द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, एयर को बॉडी टेम्परेचर तक लाने के लिए ये सब एक जो पैसेज है उसका काम ये रहता है। अब इसके बाद जो अगला पोर्शन है वो था हमारा एक्सचेंज पार्ट। अब एक्सचेंज पार्ट के अंदर क्या खास बता रही, इज द साइट, ये वो जगह है जहाँ पर स्ट्रक्चरल डिफ्यूजन ऑफ द एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेयर की। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम बात किए थे भाई कि वो बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है इन सेंस ऑफ व्हाट, कि ये आपका हो गया एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या है, खास बात क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल सेल का बना होता है, एक ही सेल है। इसको इतना पतला करना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ये केवल और केवल एक सेल का बना हुआ है। इसकी क्या खास बात है कि डिफ्यूजन आसानी से हो सके। याद कीजिए पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे, पुराने मतलब कि जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स जो थे, उनमें क्या खास बात हो रही थी कि वो बैक्टीरिया वगैरह वो डायरेक्ट सिंगल सेल थे, तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से एक्सचेंज कर लेते थे। तो हमने भी वही किया, प्रिंसिपल वाइज हम भी वही कर रहे हैं। तो अब ये हो गया एक सेल का लेयर हो गया। अब ईजीली जो है ऑक्सीजन जो है इसको पार करके जा सकती है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको पार करके इसके अंदर आ सकती है। अब इसके नीचे क्या है, अब इसके नीचे होता है एक, बोलते हैं उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि उसको भाई एक सेल का है ना, तो उसको भाई बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद इसकी क्या खास बात होती है, दूसरा होता है भाई कहाँ से एक्सचेंज होगा, ब्लड से ही तो एक्सचेंज होगा। ये रहा आपका ब्लड। अब ब्लड की भी जो वेसल है उसकी भी खास बात होती है कि वो केवल और केवल एक ही सेल थिक होती है, केवल एक सेल थिक होती है। आप नहीं चाहते कि वो इतना थिक हो कि वो आपका गैस उसको पार करने में इतना समय निकल जाए। आप सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, उतने में आपका हो गया एक्सचेंज। और वो तभी हो सकता है कि जब ये चीज़ें केवल और केवल एक सेल जितना थिक हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब जो ब्लड वेसल की जो एपिथेलियम होती है उनका नाम होता है एंडोथेलियल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंडोथेलियल सेल। इजीली आपको पार कर सकती है, एक्सचेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलिए आइए वापस आते हैं, देखते हैं कि इसका क्या कहना है। द लंग सिचुएटेड इनटू द थोरेसिक चैम्बर, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोरेसिक चैम्बर में होता है, विच इज़ एनाटॉमिकली एन एयर टाइट चैम्बर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आप नहीं चाहते ना कि भाई बाहर से वो एयर टाइट चैम्बर ना हो, है ना, तो वही काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे ना। वो कहीं से भी एयर को खींच लेगा, बंद कर लेगा, आपका जो प्रेशर है वो नहीं बन पाएगा, आप सोते टाइम कैसे सांस लेंगे। तो थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम। पीछे की तरफ तो हो गए जी आपके वर्टिब्रल कॉलम, आगे की तरफ आपके हो जाएंगे रिब्स, ठीक है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम, ठीक है। सामने की तरफ आपकी हड्डी हो गई, उसका नाम होता है स्टर्नम, और पीछे सामने हो गया ये, इसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के साथ ये हो गया आपका पसलियाँ हो गई आपकी रिब्स, ठीक है। और पीछे की तरफ आपका जब पीछे डॉर्सली देखेंगे तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम इसमें इस तरीके से होता है, और यहाँ पर आपके लंग्स ये इस तरीके से सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं।
sternum laterally by the ribs and onto the lower side by the dome shaped diaphragm. साइड पीछे की तरफ से वर्टिब्रल कॉलम, सामने की तरफ से स्टर्नम, थोड़ा साइड की तरफ से रिब केज, नीचे की तरफ से एक डोम शेप्ड मस्कुलर थिंग जिसको बोलते हैं डायफ्राम। और क्या बचा आपका? ठीक है, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये हो गया पोजीशन। ठीक है, आपको डिफाइन करना होता है। फिजियोलॉजी में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि पोजीशन कहाँ की आपको बात कर रहे हैं। ठीक है, वहीं पर आपका कोई आर्टरी ब्लॉक है, आप कैसे बताएंगे कि वो वाली आर्टरी वहाँ पर जाकर इस प्लेस पर जाकर के ब्लॉक है? तो इस चीज़ के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। द लंग, ओके आगे बढ़ते हैं। डायफ्राम, द एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग एंड thorax is such that any change into the volume of the thoracic cavity will reflect onto the lung cavity। कि भी इस तरीके से उसको पैक्ड किया गया है कि भाई, तभी तो उसने सबसे पहले वाले पैराग्राफ में बोला था, जब आप सांस ले रहे हैं तो वो छाती ऊपर जाएगी। क्यों जाएगी? वो बहुत अच्छे से पैक्ड है और इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है। आपको पता कैसे चलेगा? अब यहाँ पर इसके बाद आता है कि भाई मेन बात कि आपको लगता होगा कि चलिए वो ये मैकेनिज्म में डिस्कस कर लेंगे। अभी ये देखते हैं कि सच एन अरेंजमेंट ऑफ एसेंशियल, ये जो अरेंजमेंट है वो ब्रीदिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, कि हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को ऑल्टर नहीं कर सकते। पल्मोनरी वॉल्यूम्स भी हमको डिटेल में करने पड़ेंगे। अभी अगले पेज पर आएगा वो। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। भाई रेस्पिरेशन में आखिर होता क्या क्या है? ब्रीदिंग और pulmonary ventilation by the atmospheric air is the drawn in, ठीक है, and CO2 rich alveolar air is released out। आप सांस लेंगे अंदर और छोड़ेंगे बाहर कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वेलर मेम्ब्रेन। ये एल्वेलर मेम्ब्रेन हमने देखी थी, इसके थ्रू डिफ्यूजन किसका होगा? ऑक्सीजन का। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इनटू द ब्लड। अब ये जो ब्लड्स हैं एक्सचेंज होने के बाद कहाँ जाएंगी? ब्लड में आ जाएंगी। कहाँ तक जाएंगी? अलग अलग जगह चली जाएंगी। अब जब अलग अलग जगह जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? टिश्यू पे जाएंगी ना भाई। ज़रूरत तो आखिर में जाके आपके बॉडी की हर एक सेल को है ऑक्सीजन की ज़रूरत, और वहाँ पर जाकर के रेस्पिरेशन की एक्टिविटी को अंजाम देंगी। तो अब इसको कहाँ जाना पड़ेगा? टिश्यू के लेवल पर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब क्या होगा? जैसे डिफ्यूजन हुआ था एल्वेलर और ब्लड वेसल के बीच में, अब डिफ्यूजन होगा टिश्यू और इसके बीच में, ब्लड वेसल के बीच में। यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स। अब ये बात कर रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या होगा? ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा सेल इनटू द कैटाबॉलिक रिएक्शन। वही कैटाबॉलिक रिएक्शन आपको का क्या चीज़? ग्लाइकोलाइसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ऑल दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीजन का स्पेसिफिक इस्तेमाल होता है, लेकिन बोलते हम ये हैं कि भाई पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस में उसका आखिर में इस्तेमाल होता है। एंड द रिजल्टेंट रिलीज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड सेल्यूलर रेस्पिरेशन एज डेल्ट इन द चैप्टर 14 ऑफ द रेस्पिरेशन, जिसको हम डिटेल में ये रिएक्शंस बात कर रहा है, जो कि मैं भी कह रहा था कि हम डिटेल में पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 14 में। नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने ये देखा था कि भाई आखिर आपका जो लंग्स है वो सिचुएटेड कहाँ है, पोजीशन उसकी देखी थी। आप प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग देखेंगे, दिस इज नॉट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग का प्रोसेस है आप सांस अंदर कैसे ले रहे हैं और सांस बाहर कैसे छोड़ रहे हैं। चलिए इसके बारे में पहले, इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात डिस्कस कर लेते हैं। लोगों को क्या लगता है? लोगों को लगता है कि मैं जब सांस लेता हूँ तो मेरा लंग इन्फ्लेट करता है, फूल जाता है, और जब मैं छोड़ता हूँ, सांस जाने देता हूँ, तब मेरा लंग डिफ्लेट कर जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन ये बात सच नहीं है, इसका ऑपोजिट ट्रू होता है। ठीक है, ऑपोजिट ट्रू किस तरीके से होता है? वो इस तरीके से होता है कि मान लीजिए कि ये आपका एक छोटा सा डब्बा है, आपका जो लंग दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आप इसको लंग मानेंगे। डब्बा में एयर है, ये आपकी एयर हो गई। लोगों को लगता है कि जब बाहर से मैंने इसमें एयर डाली तो ये डब्बा बड़ा हो गया, जबकि होता उल्टा है। पहले क्या होता है? पहले डब्बा बड़ा होता है, लंग्स फूलते हैं, और उसके बाद क्या होता है? बाहर से वो एयर को अपने आप सक इन कर लेता है, बाहर से एयर अपने आप दौड़ती हुई अंदर चली आएगी। ये जो प्रोसेस है ये बड़ा ही जनरल प्रोसेस है, ये कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि भाई आपकी बॉडी में अलग अलग जगह पर क्या होता है कि 2 लेयर होंगी, 2 लेयर के बीच में फ्लूइड होगा, और उसका एक ही काम होगा कि फ्रिक्शन कम करना है, इंजरी को कम करना है। ये कॉन्सेप्ट था। यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट लाई करता है,
और कॉन्सेप्ट लाई करता है वो ये है कि आपकी यूनिवर्स में चीज़ें क्या करती हैं, मूव करती हैं, और वो मूव करती हैं कुछ एक स्पेशल क्राइटेरिया पे, और वो एक स्पेशल क्राइटेरिया होता है कि हायर ग्रेडियंट से लोअर ग्रेडियंट की तरफ। आप जहाँ पर वो चीज़ ज़्यादा है वहाँ से नीचे की तरफ। आप चाहे तो एग्जांपल ले लीजिए एक व्यक्ति का जो कि एक पहाड़ के ऊपर खड़ा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh, यहाँ से कूदेगा और यहाँ पर जब जाएगा तो उसकी mgh एनर्जी जो यहाँ पर थी और जो यहाँ पर थी, वो दोनों में जो डिफरेंस होगा, ये mgh ज़्यादा होगी, ये mgh उस कंपेरेटिवली कम होगी। मानते हैं बात? अलग और दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं कि आपका रिएक्शन, एक रिएक्शन है आपका, कुछ एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए इस तरीके से कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करना है किस में, CO2 प्लस H2O में, और इसके अंदर ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इसके बाद यहाँ पर जो इसकी डेल्टा जी है वो नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, यहाँ पर जो एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी, तो यहाँ पर भी वो अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। डिफ्यूजन में भी यही होता है ना। डिफ्यूजन में क्या होता है कि यहाँ पर आपने एक कमरा है, कमरे में एक सेंट की बोतल खोल दी, सेंट की बोतल में यहाँ पर मॉलिक्यूल्स एक साथ एकत्रित हैं, थोड़े टाइम के बाद ये जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, और दूर होते होते जाने में क्या होगा, इनकी एनर्जी जो होगी कम होती चली जाएगी, ये अब ज़्यादा स्टेबल हैं। ये एक ही कॉन्सेप्ट है जो अलग अलग वेशभूषा बना करके आपको अलग अलग मिलेगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। यहाँ पर भी हम उसका डिस्कशन करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि ये बोल क्या रहा है, कि बोल रहे हैं कि जैसे ही आपने इस डब्बे का या लंग्स का वॉल्यूम बढ़ाया, वैसे ही क्या हुआ, अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। क्या हुआ? अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। और नेगेटिव प्रेशर जब क्रिएट होता है तो क्या चीज़ होती है, आपका चीज़ें भर जाएंगी। पिचकारी से बढ़िया एग्जांपल नेगेटिव प्रेशर के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। ये आपकी पिचकारी है। एक तरह से मान लीजिए आपने एक बाल्टी में, यहाँ से ऑल्दो ये अलग तरीके से दिखेगा, चलिए इसको मिटा के बनाते हैं। ये है आपकी बाल्टी भरी हुई रंग से, और इस बाल्टी में आपको ये भरनी है ये पिचकारी। इस तरीके से ये हो गई आपकी पिचकारी, ठीक है। क्या करते हैं आप, इस पिस्टन को पीछे की तरफ खींचते हैं, और पिस्टन को पीछे की तरफ खींचने से अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होने की वजह से जो फ्लूइड है वो अंदर की तरफ मूव कर जाता है। यही सेम कॉन्सेप्ट आपके लंग पे भी अप्लाई होता है। आप सांस लेते हैं तो लंग नहीं फूलता है, आपका लंग फूलता है तो आपकी सांस अंदर आती है, ठीक है। तो लंग फूल जाता है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ अंदर, उसी तरीके से एयर अंदर की तरफ आ जाएगी, भर जाएगी। और ऑपोजिट इज़ ट्रू, पानी बाहर आ रहा था, ठीक है, पानी बाहर आया, जब आप पिचकारी में से पिचकारी मारेंगे किसी को, तो आप जब उस पिस्टन पर जोर लगाते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं, तो वो बाहर निकल जाता है। तो उसी तरीके से जब ये छोटा हो जाएगा, उस तरीके से गैस भी अपने आप, या कार्बन डाइऑक्साइड भी अपने आप बाहर निकल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब तो ये तो बात चलो आपको समझ में आ गई होगी कि चलो ठीक है कि आखिर उल्टा होता है, लंग के फूलने से गैस अंदर आती है, न कि गैस अंदर आने की वजह से लंग फूलता है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आता है कि ठीक है, यहाँ पर तो हम थे, पिचकारी हम खींच रहे थे या फिर हम उसको मार रहे थे, लंग को इस अवस्था में कौन लेके आता है, तो उस अवस्था में लेके आता है आपका ब्रेन, ओके। ब्रेन में आपके कुछ सेंटर होते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका ब्रेन हो गया। अब ब्रेन के अंदर ये तो आपका सबसे लेटेस्ट पोर्शन हो गया, यहाँ पे आपका है ब्रेन स्टेम, और ब्रेन स्टेम में जो ब्रेन स्टेम होता है, यहाँ पर आपके दो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा रेस्पिरेशन के लिए मायने रखते होता है। एक तो आपका होता है पॉन्स और एक होता है आपका मेडुला, ओके। ये दो स्ट्रक्चर क्या करते हैं वो आपको हमको देखना है इस के अंदर, इस मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है कि ब्रीदिंग इन्वॉल्व्स 2 स्टेज, 2 स्टेजेस होते हैं, बिल्कुल होते हैं। क्या भाई, आप एक बार जो सांस अंदर लेंगे, एक बार सांस आप बाहर छोड़ेंगे, तो 2 प्रोसेस कौन से हो गए। एक तो हो गया आपका इंस्पिरेशन, ड्यूरिंग विच द एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, कि बाहर की जो एयर है उसको अंदर की तरफ खींचा जाता है। एंड एक्सपिरेशन बाय विच द एल्वुलर एयर इज बीइंग रिलीज्ड आउट। भाई एक्सपिरेशन क्या होगा, आपका जो एयर को बाहर की तरफ छोड़ा जाएगा। The movement of air into and out of the lungs is carried out by the creating the pressure gradient between the lungs and the atmosphere। ये लाइन जो है आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, लेकिन इसको तोड़ के देखेंगे तो हमने वही है जो अभी हमने समझा है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो किस पर आधारित होता है। द मूवमेंट ऑफ एयर
इनटू एंड आउट ऑफ द लंग, के अंदर कैसे आएगी बाहर कैसे जाएगी किस पे डिपेंड करता है, इज कैरिड आउट बाय द क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट। ये देखिए ग्रेडियंट की हमने बात की थी कि भाई किस तरीके से ग्रेडियंट क्रिएट हुआ। ग्रेडियंट इस तरीके से क्रिएट हुआ, आपने जैसे ही लंग का वॉल्यूम इंक्रीज किया, अंदर प्रेशर हो गया नेगेटिव, बाहर मान लीजिए प्रेशर है पॉजिटिव, और चीज़ें क्या होती हैं अपनी ज़्यादा जहाँ पर होती हैं वहाँ से कम की तरफ भागती हैं, तो ज़्यादा से कम की तरफ भागेंगी तो ये हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, है ना। और सेम चीज़ होती है आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है तो वो आपका डिफ्यूजन कहला जाता है ना। और ये डिफ्यूजन ही है क्योंकि प्रेशर और कंसंट्रेशन, प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन और कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन दोनों एक ही बात हैं, इसमें अलग अलग इसको कंसिडर मत कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वही वो ग्रेडियंट की वजह से होता है बिटवीन द लंग एंड द एटमोसफियर, एटमोसफियर उसके में जो ग्रेडियंट है उसकी वजह से हो रहा है। अब बता रहे हैं कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, कि भाई अब आप खुद सोचिए, पहले इस बात को खुद सोचिए कि अंदर कब आएगी हवा, जब अंदर प्रेशर कम होगा, है ना, तो यही बोलेगा वो कि इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग, के जो एयर अंदर तभी आएगी जब लंग के अंदर का प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर के एयर प्रेशर से कम होगा तभी तो अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि चीज़ें अपनी ज़्यादा से कम की ओर भागती हैं। दैट इज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इनटू द लंग, लंग में क्या है नेगेटिव प्रेशर पहले से मौजूद है विद रिस्पेक्ट टू द एटमोसफेयर। ये इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेशर कोई ऐसा नहीं है कि नेगेटिव बोल रहा हूँ तो उसकी कोई वैल्यू है, नहीं, बाहर के कंपैरिजन में नेगेटिव है, बाहर ज़्यादा है अंदर कम है। सिमिलरली एक्सपिरेशन भी इस तरीके से होगा, एक्सपिरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि तभी तो वो अंदर से बाहर की डायरेक्शन में जाएगा, है ना। द डायफ्राम इज अ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल, ओके, एक मस्कुलर है स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। अब क्या बात आ रही है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि भाई ये जो लंग ब्रेन है आपका वो रेगुलेट करेगा कि जो डब्बा है, ये जो आपका लंग है उसका जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए। अब ज़रा देखते हैं इसको, ज़रा मैं मिटाऊँ तो किस तरीके से यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि भाई आखिर क्या है। ये आपका लंग है, मान लीजिए ये इस तरीके से आपका लंग है, आप साइड से देख रहे हैं, ठीक है। पीछे आपका क्या हो गया, वर्टिब्रल कॉलम्स हो गए, ये आपके वर्टिब्रल कॉलम आ जाएंगे पीछे की तरफ, ओके, टूटी हुई लग रही है लेकिन कोई बात नहीं। और सामने आपका स्टर्नम आ गया इस तरीके से, और ये आपका आ गया रिब्स, ओके, ये आपका रिब्स आ गया। नीचे की तरफ आपका हो जाएगा ये मस्कुलर वाला स्ट्रक्चर डायफ्राम। क्या होता है कि जो ब्रेन था ना, ये ब्रेन, ये रहा ब्रेन आपका, और इसके अंदर आपका आ गया ये पॉन्स एंड ये आ गया मेडुला, ठीक है। ये आपका ब्रेन और सेरेब्रम, और ये आपका ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम के अंदर आपका पॉन्स और सेरेब्रम, वो मेडुला, सॉरी मेडुला, ये आपका सेरेब्रम, ये आपका सेरेबेलम। तो क्या करता है, पॉन्स और मेडुला से निकलते हैं ये नर्व्स, जाते हैं कहाँ पर, एक तो आ जाएंगे भाई यहाँ पर रिब्स के ऊपर, और थोड़ा सा जाएंगे कहाँ पर, इसके ऊपर लंग डायफ्राम के ऊपर। यहाँ पर लंग्स भाई दिमाग हड्डी को वो नहीं दे सकता कि गाइड नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता इधर जाओ उधर जाओ ये करो वो करो, वो दे सकता है आदेश दे सकता है मसल्स को। अब यहाँ पर आपकी प्रेजेंट है मसल्स, एक तो मसल होती हैं जो इस डायरेक्शन में होती है, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, बाहर की तरफ जो प्रेजेंट है। और कुछ मसल होती हैं जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, उनको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। इस तरीके से इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, तो दो मसल हो गई यहाँ पर। एक मसल आपका कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राम के, डायफ्राम खुद मसल मस्कुलर का वो है स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करते हैं पॉन्स और मेडुला, इनको सिग्नल भेजते हैं कॉन्ट्रैक्शन के लिए। अब कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल जब भेजा जाता है तो क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये जो डब्बा पहले जो इतने साइज़ का था, पहले जो डब्बा केवल इतने साइज़ का था, वो डब्बा बढ़ करके साइज़ इन्फ्लेट कर लेता है। इन्फ्लेट करेगा, प्रेशर अंदर क्रिएट हो जाएगा नेगेटिव, और आपका बाहर से एयर अंदर की तरफ आ जाएगी। यही चीज़ आपको इनमें इसी पैराग्राफ में, अगले पैराग्राफ में धीरे धीरे करके बताना शुरू करेगा, ठीक है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लोगों को अजीब लगता है, ठीक है। चलिए इससे पढ़ने की कोशिश करते हैं आखिर के इसमें किस तरीके से दिया हुआ है कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इनटू द लंग्स। अब ठीक है, मान लिया अब नेगेटिव प्रेशर होता है, उसी की वजह से विद द रिस्पेक्ट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मुकाबले में, ओके। सिमिलरली
एक्सपिरेशन भी इसी तरीके से हो जाएगा। द डायफ्राम, यहाँ पर थे हम, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल, अब वो कौन सी, डायफ्राम मसल होगी और स्पेशलाइज मसल कौन सी होगी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो कि कहाँ पे, रिब्स के बीच में है, और आपका दूसरा हो गया डायफ्राम, ये मसल्स हो गई। और इसकी वजह से ये सारे के सारे इनको सिग्नल मिलेगा ब्रेन से, ब्रेन बोलेगा भाई खड़े फूल जाओ, फुला देंगे ये थोरेसिक कैविटी को, थोरेसिक कैविटी चिपकी हुई है लंग्स के साथ, लंग भी फूल जाएगा, लंग के अंदर हो जाएगा नेगेटिव प्रेशर क्रिएट, हवा आ जाएगी अंदर। ओके, इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर। ओके, कि भाई सांस लिए अंदर आप, तो आप अगला क्वेश्चन आप ना सिंपल ये पूछ सकते हो, भाई नहीं नहीं मेरे को तो देखो सांस में अंदर लेता हूँ तभी मेरा लंग फूल रहा है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जो आप अब कर रहे हो वो है वॉलेंट्री प्रोसेस, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। आप सांस रोक सकते हो ना मर्जी से, लेकिन अच्छा एक खास बात कि आप मर नहीं सकते। अगर आप सांस रोकने की कोशिश करें और आप सोचें कि मैं सांस इतनी देर तक रोकूंगा कि मैं मर जाऊँगा, वो आप हो नहीं सकता, आप खुद से नहीं रोक सकते, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो लंग, वो जो सांस लेने का जो प्रोसेस है वो दो तरीके से कंट्रोल हो रहा है। एक तो वॉलेंटरी की जो आपके कंट्रोल में है, जब आप जैसे ही सांस पे ध्यान देते हैं आपके कंट्रोल में आ जाती है, आप सांस अपनी मर्जी से ले छोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप सोते हैं, ध्यान भटकता है, तो भाई ऐसा थोड़ी कि आप सांस लेना बंद कर देते हैं, तो ब्रेन जो है वो उसको इनवॉलेंट्री मोड में डाल देता है, ऑटो पायलट में डाल देता है। तो क्या करेगा, जब आप सांस रोकने की कोशिश करेंगे ना, तो क्या होगा कि आपका बॉडी में CO2 कंसनट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और जैसे ही CO2 कंसनट्रेशन एक लेवल के पार पहुंचता है, आपका ये स्विच हो जाएगा, आपका वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री हो जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा ही नहीं, और आप अपने आप सांस लेना शुरू कर देंगे। भाई कोई डाउट नहीं है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। आपने ट्राई, हर व्यक्ति ने कभी ना कभी सांस रोकने का ट्राई किया है कि वो कितनी देर सांस रोक सकता है, तो ये उसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर किसी की विल पावर अपने आप से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वो काफ़ी देर तक सांस रोक सकती है, लेकिन वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो स्विच हो जाएगा, सीधे वॉलेंट्री से इनवॉलेंट्री पे चला जाएगा। इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट इंटरेस्टिंग एटलीस्ट। आगे बढ़ते हैं। इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम और इन सब का कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोरेसिक चैम्बर को वॉल्यूम जो थोरेसिक चैम्बर का है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसकी वजह से एयर जो है अंदर की तरफ आ जाएगी। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स। ओके, वो रिब्स को ऊपर की तरफ उठाती है, जिससे कि भाई सिंपल क्या है, इसको तो बाहर आना पड़ेगा, इसको बाहर की तरफ आना पड़ेगा स्टर्नम को, ताकि वो वॉल्यूम बढ़े, और ये जो डोम शेप्ड है इसको फ्लैट होना पड़ेगा ताकि इसका वॉल्यूम बढ़े, है ना। तो अपने अपने तरीके से ये थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। तो ये है आपका, पीछे हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, आगे हो गया स्टर्नम और ये रिब्स, ये हो गया आपका डायफ्राम। आपका अलग अलग तरीके से वो आ जाएगा। ये आपका इंस्पिरेशन को दिखा रहा है, इंस्पिरेशन होगा तो ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, एक्सपिरेशन होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इंस्पिरेशन होगा तो रिब्स बाहर की तरफ जाएंगे, एक्सपिरेशन होगा तो अंदर की तरफ आएंगे। ये लोगों को लगता है, ठीक है, लेकिन क्या है, ऑपोजिट ट्रू है। ये बाहर की तरफ जाएगा तो एयर अंदर आएगी, ये नीचे की तरफ जाएगा तो एयर अंदर आएगी, ये अंदर की तरफ जाएगा तो एयर बाहर जाएगी, ये ऊपर की तरफ जाएगा तो एयर बाहर जाएगी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। sternum causing an increase into the volume of the thoracic chamber into the doors of ventral axis, ठीक है। वो उसके एक्सिस के हिसाब से वॉल्यूम बढ़ा घटा रहा है और उसी बेसिस पे एयर का आदान प्रदान होगा। The overall increase into thoracic volume causes a similar increase into the pulmonary volume, ठीक है। thoracic volume किससे रिलेटेड है, पल्मोनरी जहाँ पर भी आ जाए लंग से रिलेटेड है, ओके। आँख बंद करके, क्योंकि आपको क्वेश्चंस आएंगे कभी कभी और आपको लगेगा कि यार ये कहाँ से रिलेटेड है, वो तो लंग होता है, वो पल्मोनरी होता है, कार्डियक हार्ट होता है ना। तो उसको उसी तरीके से हिपैटो लिवर होता है, हिपैटोसाइट है ना, हिपैटोक्लास्ट। ऑस्टियो क्या होता है, बोन्स होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ओके, ऑस्टियोफाइब्रोब्लास्ट, ये सारे के सारे ऑस्टियो हो गए। तो इस तरीके से बॉडी में अलग अलग उसको एक सफिक्स और प्रीफिक्स दिए हुए हैं। धीरे धीरे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे आपको पता चलते जाएगा। तो लंग का हो गया पल्मोनरी, okay. An increase into the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to the less than the atmospheric pressure which forces the air outside. सेम चीज़ भाई, उसको नीचे कर रहा है रिब्स को और डायफ्राम को ऊपर की तरफ कर रहा है, जिसकी वजह से एयर बाहर की तरफ चला जाता है।
Okay, relaxation of the diaphragm and the intercostal muscle returns the diaphragm and the sternum to the normal position and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. सेम चीज़ बोल रहा है एंड दिस लीड्स टू द इंक्रीज इनटू द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वजह से एयर बाहर तक चला जाता है, ये नीचे की तरफ जाएगा और प्रेशर जब अंदर की तरफ बढ़ जाता है कंपैरेटिवली टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वो बाहर की तरफ जाएगा. Okay. Expiration. Okay, we have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration with the help of additional muscle abdomen. बाबा रामदेव. ठीक है, तो क्या हो गया कि एब्डोमेन जो आप प्राणायाम और कपाल भाती ये सब जो करते हैं वो क्या है, आप एब्डोमेन के मसल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और एब्डोमेन के मसल का इस्तेमाल करने से आप उसको एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं, डायफ्राम को एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करा सकते हैं जिससे कि आपका एयर बाहर जा सके. ठीक है, तो एब्डोमेन ऑन एन एवरेज द हेल्दी ह्यूमन ब्रीद कितना होता है, 12 से 16 बार आप लगभग उसको इन ब्रीद आउट करते हैं. द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द यूजिंग ऑफ स्पायरोमीटर. एक स्पायरोमीटर होता है, उसमें क्या होता है कि ऐसे आपको एक सीटी दे देंगे, उस सीटी में आपको सांस लेनी होती है और सीटी में जब आप सांस लेते हैं मतलब एक नली होती है, आप इसको उस नली की तरह मान लीजिए और उसमें आपको सांस लेनी होती है और वो जुड़ा होता है एक सॉफ्टवेयर से, उससे आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति वॉल्यूम में कितनी सांस ले रहा है, कितनी सांस छोड़ रहा है, फिर कितनी ले रहा है. फिर आप उसको बोलेंगे चलो ज़ोर से सांस लो, आप वो पहले नॉर्मल सांस है उसकी, फिर उसके बाद ज़ोर से जितनी एयर ले सकता है, फिर उसको छोड़ो पूरी जान. अब ये तो हो गया छोड़ने वाला, अब बोलते ठीक है नॉर्मल छोड़ो, फिर उसके बाद जितनी जान लगा सकते हो वो छोड़ के दिखाओ, फिर वो छोड़ के दिखाएगा. तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनता चला जाता है जिसकी डिपेंडिंग हम लंग के वॉल्यूम्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं. और इस मशीन का क्या नाम होता है, स्पायरोमीटर. ये आपका स्पायरोमीटर. और ये जो ग्राफ है जो मैं बना रहा हूँ उसको अभी हम देखेंगे. ये वाली जो फिगर है आपको बहुत ज़्यादा भरी भरी लग रही होगी, लेकिन 1 मिनट दीजिए, आपको मतलब सारा सब समझ में आने को धीरे लगेगा. हमने भी बात की थी स्पायरोमीटर की. तो स्पायरोमीटर क्या था, स्पायरोमीटर वो एक यंत्र था, एक वो टेक्निक एक टूल था जिसकी वजह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि व्यक्ति कितना सांस ले रहा है, एक व्यक्ति कितना सांस नहीं ले पा रहा है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. तो सिंपल है, आप उसमें से एक पाइप लीजिए, पाइप को आप व्यक्ति नाक बंद कीजिए, मुँह में लगाइए पाइप को और उसको सांस लेने दीजिए. नॉर्मल सांस बोलो, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो. और अब उसको आप बोलोगे, आप उसको गाइड करोगे, आप उसको बोलोगे कि भाई नॉर्मली सांस लो, नॉर्मली सांस छोड़ो. तो अब क्या होगा कि आपने उसको कैलकुलेट उसको बांध दिया है किसके साथ, एक मान लीजिए एक पेपर पे बांध दिया है, ये पेपर घूमता जा रहा है और आपको एक ग्राफ मिलता जा रहा है उसके सांस लेने का. ठीक है, तो अब देखते हैं किस तरीके से ग्राफ मिलता है आपको. और यही है अलग अलग ये हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, वो अलग अलग क्या चीज़ है वो हम देखेंगे. ठीक है, अब इसमें बोलता है कि आप उसको बोलेंगे आप नॉर्मल सांस लो, तो आप वो क्या लेगा, ऐसे करके लेगा, नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा, नॉर्मल सांस लिया, नॉर्मल सांस छोड़ा. तो ये जो आता है लगभग आधा लीटर के बराबर आता है. और इस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. जब आपको कोई प्रेशर नहीं है, आराम से आप इत्मीनान से बैठे हैं, आपको बोलते हैं सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो, तो ये कितना रहता है, लगभग आधा लीटर रहता है और इसका नाम होता है टाइडल वॉल्यूम. अब इसके बाद बोलता है आपको कि वो बोलता है कि आप ठीक है नॉर्मल सांस छोड़ने के बाद फिर आप जितनी जान लगा के छोड़ सकते हो उतनी छोड़ो. ठीक है, और आप छोड़ने के बाद पूरी जान लगा के छोड़ते हैं और उसके बाद अपनी एक पीक अटेन करते हैं जितनी कि आप अपनी लंग से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है उसको जितना निकाल सकते हैं. अब ये हो जाएगा आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. जो आपने रिजर्व रखा था, आप जब नॉर्मली ले रहे हैं, नॉर्मली छोड़ रहे हैं, तो आपका ये जो था वो नहीं आ रहा था बाहर, लेकिन जब आपने जान लगाई तो ये क्या था, एक्सपिरेशन था, तो एक्सपिरेटरी और रिजर्व था जो कि आप नहीं निकालना चाह रहे थे, तो वो बाद में रिजर्व था, तो बाद में आप जब जान लगाएंगे तो निकल सकता है, तो निकल गया. ये हो गया आपका सेकंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब आपको उसको बोलेंगे कि आप जितना जान, और ये कितना होता है लगभग एक 1.7 लीटर होता है. ठीक है, अब उसको बोलेंगे आप जितना जान लगा के सांस ले सकते हैं उतना लीजिए. वो सांस लगेगा, जान लगा के सांस लेगा जितना ले सकता है, और ये लगभग चला जाता है अप अंटिल 3 लीटर तक भी. ओके, तो आप देख सकते हैं कि आप निकाल नहीं सकते उतनी ज़्यादा जान लगा के, लेकिन जितना ज़्यादा ले सकते हैं. वैसा क्यों, क्योंकि आपका एक अमाउंट ऑफ जो एयर है वो हमेशा लंग्स में बना रहेगा और वो करीब कितना है 1.3 लीटर वो हमेशा आपके लंग्स में रहेगा. और इसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिड कर रहा हूँ, रेजिडेंट है वहाँ, परमानेंट रेजिडेंट ले रखा है उसने, तो रेजिडुअल वॉल्यूम वहीं रहेगा. ये आपको दिख रहा है इतना वाला पोर्शन, ये आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है. क्यों भाई, ये भी तो वही स्ट्रॉ वाला कॉन्सेप्ट. अगर आपने एयर निकाल दी, लंग चिपक जाएगा, लंग चिपक गया तो आपका वहीं सारा खेल ख़त्म.
तो आप लंग को चिपकने नहीं दे सकते। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप उसमें एक अमाउंट ऑफ एयर को हमेशा रखेंगे जो कि क्या होगा 1.3 लीटर लगभग। और ये चीज़ें व्यक्ति टू व्यक्ति मैटर वेरी करेंगी थोड़ा बहुत, हाइट वेट गेन आपका कई कई सारी चीज़ों पे मैटर करेगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके, तो हो गए वॉल्यूम, ओके। तो ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, लगभग 1 लीटर, ठीक है, आधा लीटर आप लेते हैं, आधा लीटर छोड़ते हैं, आधा लीटर लेते हैं, आधा लीटर छोड़ते हैं। आपको बोला जाता है जान लगा के छोड़िए, तो आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1.7 लीटर। आपको बोले जान लगा के लीजिए तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। और रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा आपके उसमें रहेगा। अब इसके अलावा क्या करते हैं, आपके अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के कैपेसिटीज़ बना देते हैं, यहाँ कैपेसिटीज़ बना दी, जैसे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हो गई आपकी, जब आप की जो लंग की वो क्षमता, जो वो अमाउंट ऑफ एयर जो आपके लंग्स में एक नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद रहती है, आपने एक्सपिरेशन कर दिया लेकिन अब इस पर्टिकुलर मोमेंट पे जो आपकी क्षमता है पूरे लंग की, ऑल्दो वो एयर कभी बाहर नहीं आएगी पूरी, लेकिन क्षमता तो है ना, वो क्षमता को क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो वो उसमें क्या क्या आ गया, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को आप जब जमा कर देंगे, अपने जो रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा आपके लंग्स में रहता है, वो आपकी कैपेसिटी दिखाएगा कि हाँ इतनी लंग में आपके हवा बाकी रह गई थी, ठीक है। इसी तरीके से जब आप इसको केवल और केवल रेजिडुअल वॉल्यूम को हटा दीजिए, वाइटल क्या है कि ज़िंदा रहने के लिए, है ना, वाइटल ज़रूरी, तो ये आपकी नहीं है, ये आपकी क्या होगा, ये नहीं रहेगी, मर जाओगे। वाइटल कैपेसिटी होगी आपकी जिसमें आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया। तो ये हो गया आपका जो आप खेल सकते हैं, जिसके साथ आप इतना ले सकते हैं, इतने नॉर्मल ले सकते हैं, इतना छोड़ सकते हैं, इससे ये आप ये कंट्रोल में नहीं है। तो जो आपके कंट्रोल में रहेगा वो हो गया आपका वाइटल कैपेसिटी, और एक होगा टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसमें आप अपना रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जोड़ देंगे तो आपका पूरा ऊपर से लेकर के यहाँ से लेकर नीचे तक आपका हो जाएगा टोटल लंग की कैपेसिटी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया डिटेल में इस फिगर के थ्रू, जो कि ज़्यादा वेल डिफाइंडली गिवन है, बट एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो इसको आप अपने लेवल पे आप इसको पढ़िए, और नहीं है तो आप इसको दोबारा से बैक करके देखिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, रेजिडुअल वॉल्यूम का जो लंग्स में हमेशा पड़ा रहता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल, टोटल वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी बोल रहे हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से हो रहा है ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन उसको चलिए देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। हमने किस तरीके से देखा है, हमने देखा है इस तरीके से एटमॉस्फेयर में प्रेशर है कुछ, वो प्रेशर ज़्यादा है लंग के कंपैरिजन में, क्योंकि एयर कहाँ मूव करती है, अपने हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो लंग बाहर अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हवा रहेगी, लंग में कम वो रहेगी कंसंट्रेशन या प्रेशर, तो बाहर से अंदर की तरफ इंस्पिरेशन हो सकता है। तो इसको हमें दिखना है इस टेबल की मदद से। चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या बोलना चाह रहा है वो। एल्वियोलाई आर द प्राइमरी साइड ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। हाँ बिल्कुल, एल्वियोलाई ही वो जगह है जहाँ पर आपका गैसों का आदान प्रदान होगा। एक्सचेंज ऑफ द गैस इज ऑल्सो अगर बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। अब एक तो ये जगह होगी जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होगा, दूसरी जगह होगी आपका टिश्यू जहाँ पर के कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। अब ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज इन दीज साइड्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई वो सिंपल डिफ्यूजन से हो रही है, उसमें कलाकारी नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू मूव कर जाते हैं, क्योंकि एक लेयर थिक बनाते हैं हम अपनी एल्वियोलाई को भी और एंडोथेलियल को भी। एंडोथेलियल क्या होता है, एपिथेलियल वॉल ऑफ ब्लड वेसल या कैपिलरी, मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर और द कंसंट्रेशन। मैं बोला था ना कि प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेम है, आप कंसिडर कर सकते हैं उसको, सेम कंसिडर कर सकते हैं। कैसे, अब इसको अगर आप हल्का सा समझना चाहें, 1 मिनट लगेगा इसमें केवल। तो ये मान लीजिए एक डब्बा है, डब्बे के अंदर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल है। अब आप खुद बताइए कि अगर इसमें केवल और केवल एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर केवल और केवल 4 मॉलिक्यूल, मान लीजिए इसमें 4 मॉलिक्यूल, 1 2 3 4, ये 4 मॉलिक्यूल इस दरवाजे, इसके जो दीवारें हैं उस पर कुछ टकराएंगे बार बार, और टकराने के बाद, टकराने को क्या बोलेंगे, प्रेशर लगा रहे हैं बार बार। हाँ, अब ये 4 गैसेस क्या हैं, कम प्रेशर लगा पाएंगे, भाई 4 ही तो हैं, और एज़ कम्पेयर टू ये 40 हैं, वो उसमें ज़्यादा उस पर दीवार पे बार बार टकराएंगे, और उसी को तो प्रेशर कहते हैं कि दीवार पर टकराने को ही तो प्रेशर कहा जाता है, ठीक है, जो फोर्स उस पर वो लगा पा रहा है दीवार के ऊपर। तो कंसंट्रेशन और प्रेशर इसलिए दोनों को सेम कहा जाता है, ठीक है। ग्रेडियंट, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज द थिकनेस ऑफ। अब ये बोल रहे हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है डिपेंड किस पे करता है, भाई नंबर 1 तो हो गया भाई कि प्रेशर ग्रेडियंट पे, है ना। आप कितने जल्दी ऊपर से नीचे आएंगे डिपेंड करता है ये कितना स्टीप है। अगर ये ऐसे है
और झूला अगर ऐसे है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो झूला है इस पर आप बंदा देर में नीचे आएगा, इस वाले झूले पे बंदा तुरंत नीचे आ जाएगा, और इस वाले पे तो सबसे ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। तो यही चीज़ की पहला हो गया ये कि भैया कितना स्टीप है, ग्रेडियंट कितना स्टीप है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा आपका किस पे डिपेंड करेगा कि आपका थिकनेस ऑफ वॉल पे, वॉल की थिकनेस क्या है। अगर 4 मेम्ब्रेन है तो भाई पार करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि भाई वो एल्वेलाई किसकी हो, केवल एक सेल जितनी थिक हो। इसके अलावा किस पे डिपेंड करता है, इन्वॉल्व with a diffusion and some important factor that can affect the rate of the diffusion। तो ये जो चीज़ें हो गई, solubility, हाँ ये जो ढूंढ रहा था मैं कि ये अगला रहेगा solubility of gas, कि भाई गैस की सॉल्युबिलिटी क्या है। अगर आपकी गैस जो है उसकी सॉल्युबिलिटी अच्छी नहीं है तो वो देर से डिफ्यूज़ होगी, अच्छी है फटाफट से डिफ्यूज़ हो जाएगी। अब प्रेशर कंट्रीब्यूशन बाय एन इंडिविजुअल गैस, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट है भाई। आप एटमॉस्फेयर से हवा ले रहे हैं ना, अब एटमॉस्फेयर में तो भाई नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, आपका मीथेन भी है, सब है, सारी गैसेज हैं, सारी गैसेज का आपका सल्फर डाइऑक्साइड सब चीज़ प्रेजेंट है आपका एयर में। जब आप एयर लेते हैं तो लोगों को लगता है, कुछ बच्चों को केवल और केवल ऑक्सीजन लेते हैं हम, नहीं जी, हम पूरा का पूरा एयर का सबसेट लेते हैं अपने पूरे लंग के अंदर, और केवल मान लीजिए डब्बा है। अब डब्बे में, डब्बे वाला एग्जांपल काफ़ी आ रहे हैं नहीं आप, क्योंकि डब्बा हम मेटाफोर है एक लंग के लिए, मान लीजिए लंग ही है ये। अब लंग में क्या सारी गैसेज है ना, ये 10 तरह की गैसेज इसके अंदर प्रेजेंट है, बट हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है केवल ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन से मतलब है, इसलिए हम क्या बोलेंगे कि भाई ये बताओ कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या है लंग के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से हम उसका प्रेशर नापेंगे ना भाई, उसका अपना प्रेशर ग्रेडियंट कितना बनेगा। तो ये तो हो गया भाई पूरा, सारी गैसेस को कंसिडर करोगे तो हो गया पूरा प्रेशर, और केवल ऑक्सीजन को कंसिडर करा जाएगा तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, ये तो क्या पूरा प्रेशर, उसमें से एक पार्ट है ना ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा पार्शियल प्रेशर और को दिखाते हैं छोटा p और O2। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर किसका हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी हो सकता है। तो इन दोनों से हमें मतलब है, ठीक है, इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे, क्योंकि हम पूरी सारी की सारी एयर लेते हैं, केवल और केवल एक आध गैस नहीं लेते हैं अंदर। तो ये अब क्या बोल रहा है देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को क्या बोल रहा है कि प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड एज अ पार्शियल प्रेशर। ठीक है ना, कि भाई मिक्सचर के अंदर एक गैस कितना प्रेशर कंट्रीब्यूट कर सकती है, उसे उसका पार्शियल प्रेशर कहा जाता है। और उसको दिखाते हैं किससे हैं, उसको दिखाते हैं रिप्रेजेंटेड एज PO2 फॉर ऑक्सीजन एंड PCO2 फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड। अब बोल रहा पार्शियल प्रेशर ऑफ दीज गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर एयर एंड द टू साइड ऑफ द डिफ्यूजन आर गिवन बिलो इन द टेबल। अब ये बोल रहा है कि भाई ये जो प्रेशर है ना उसको मैं टेबल में दिखा रहा हूँ। अब आप देख के इस बात को प्रूव करने की कोशिश करो कि क्या वाकई में वो ग्रेडियंट जो ये हम बोल रहे हैं कि बाहर ज़्यादा है अंदर कम है, तो ऑक्सीजन जो है बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, और उल्टा प्रूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड के केसेस में कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो अंदर से बाहर की तरफ भागेगी, है ना। तो ये उल्टा होना चाहिए। ऑक्सीजन के लिए तो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होना चाहिए, टिश्यू के लेवल पे कम होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टिश्यू के लेवल पे ज़्यादा होना चाहिए और एटमॉस्फेयर में कम होना चाहिए। और इसी की वजह से क्या करेगा, ये ऑक्सीजन तो जाएगा इस डायरेक्शन में, एटमॉस्फेयर से एल्वेलाई से ब्लड से टिश्यू, और ये जाएगा टिश्यू से ब्लड से एल्वेलाई और एल्वेलाई से एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे, भाई यहाँ पर नीचे आया फिर ऊपर गया, तो आपको ये जो चीज़ है यहाँ पर ऑक्सीजन वाले में ये चीज़ कंसिडर नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये लाइन में नहीं है, रास्ता है ये एटमॉस्फेयर भाई 159 प्रेशर है से जाएगा एल्वेलाई में 104 आराम से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब एल्वेलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है भाई, डीऑक्सीजनेटेड है डी विदाउट ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन के वाला। अब विदाउट ऑक्सीजन वाला आ रहा है तभी तो उसके अंदर ऑक्सीजन जाएगी, है ना भाई। ये विदाउट ऑक्सीजन वाला आ रहा है और लंग से ऑक्सीजन जब इसमें डिजोल्व होगी तभी तो ऑक्सीजन वाला जाएगा। तो हमें ऑक्सीजनेटेड वाले से मतलब होना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो 104 से एल्वेलाई से वो क्या बना रहा है, ऑक्सीजनेटेड 95, क्योंकि इस वाले में वो डिजोल्व होगा, ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड में डिजोल्व होगी फिर बनाएगी ऑक्सीजनेटेड। अब हो गया 95। अब 95 पे टिश्यू पे कितना प्रेशर है ऑक्सीजन का, 40, तो आराम से चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उल्टा देखते हैं, टिश्यू में 45 है टिश्यू लेवल पे और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 45 है। ऑक्सीजनेटेड वाले में तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी ना, ऑक्सीजनेटेड वाले में होगी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो ऑक्सीजनेटेड वाले में होगी ऑक्सीजन।
तो यहाँ से क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड वाले में ये हो गया इसका कि भाई ये आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड में जाएगा हमारा ये हमारा हो गया ऑक्सीजनेटेड, सॉरी, तो ये हो गया ऑक्सीजनेटेड जो कि आ रहा है। अब इसमें डिज़ोल्व करेंगे हम कार्बन डाइऑक्साइड, तो 45 से ये हो गया आपका डिज़ोल्व हो गया डीऑक्सीजनेटेड में, प्रेशर हो गया 45 से अब आपका जाएगा 40 एल्वेलाई पे काम हो रहा है, फिर 40 से 0.3 जाएगा, बहुत इजीली चला जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ग्रेडियंट भी उसी तरीके से मैनेज हो रहा है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है उसमें। तो इस तरीके से गैसों का आदान प्रदान हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिगर कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम चीज़ें जो अभी हम डिस्कस करें, आपस में मिला के मत देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ऑक्सीजन 104, कार्बन डाइऑक्साइड 40, एक बार में एक गैस पकड़िए, ऑक्सीजन पकड़ाते हैं। ऑक्सीजन का 104 था और उसके बाद पल्मोनरी वेन में गया, फिर उसके बाद सिस्टमिक आर्टरी से क्या गया टिश्यू के लेवल पे, टिश्यू पे 95 है, 104 से 95 ग्रेडियंट बन रहा है, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ होना चाहिए उसका PCO2 और यहाँ सॉरी यहाँ ये रहा, तो यहाँ पर हो गया 45। अब 45 से जाएगा ऊपर की तरफ और ऊपर जाते जाते इसका कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 40। तो ये इसमें भी ग्रेडियंट बन रहा है, तो इसमें भी इजीली चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही चीज़ दिखा रहा है, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं भाई। एक ही सेल की होगी एल्वेलाई और उसके बाद होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद होगा एक लेयर एंडोथेलियल वॉल की, ठीक है। अ ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ग्रेडियंट कार्बन डाइऑक्साइड का नीचे से ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है और ऑक्सीजन का ऊपर से नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। फ्रॉम द टिश्यू टू ब्लड एंड द ब्लड टू एल्वेलाई, मतलब पढ़ेंगे आप इजीली, आपको अब समझ में आने लगेगा। एज द सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 से 25 गुना होता है। भाई अभी हम डिस्कस किए थे ना कि भाई किस किस पे डिपेंड करता है, दो चीज़ों, कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उसमें से सॉल्युबिलिटी भी एक ज़्यादा और थी। तो इसलिए क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा है ऑक्सीजन से ब्लड के अंदर, तो इसलिए आपको दिख रहा है कि यहाँ तो भाई डिफरेंस है 104 और 95 का, है ना, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर केवल 45 से 40 का 5 का डिफरेंस केवल, है ना। तो ये वो बता रहे हैं कि इसको कंपनसेट करने के लिए क्या आ गया, आपका सॉल्युबिलिटी आ जाएगा। तो 20 से 25% ज़्यादा, वो 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। The amount of the carbon dioxide that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is the partial pressure is much higher compared to the oxygen. Okay, तो वही जिस हिसाब से चलता चला जाएगा कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द कंसनट्रेशन, क्या बोल रहा है वो कि द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो अमाउंट है जो कि डिफ्यूज़ होगा थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन से डिफ्यूज़ होगा पर यूनिट डिफरेंस ऑफ द पार्शियल प्रेशर, वो ज़्यादा होगा किससे, क्या ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 लेयर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हो गया आपका ये वाला लेयर एल्वेलर लेयर, एक हो गया आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक हो गया एंडोथेलियल सेल। सो हाउएवर, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे थे ना अभी कि भाई थिकनेस पे डिपेंड करती है, सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करती है, वो इसी चीज़ को इलेबरेट, और ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है। उन तीन चीज़ों को वो यहाँ इलेबरेट कर रहा है। 3 चीज़ें क्या चीज़, सबसे पहला ग्रेडियंट, दूसरा हो गया आपका सॉल्युबिलिटी, और तीसरा हो जाएगा आपका थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन, ठीक है। 3 चीज़। आगे थिकनेस इज मच लेस देन द मिलीमीटर, ये जो है मिलीमीटर से भी कम है। Therefore, all the factors in the body are favorable for the diffusion of oxygen from the alveoli to the tissue and that of the carbon dioxide. इसी वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से गैसों का आदान प्रदान बहुत ही आसान तरीके से हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस, दिस इज समवॉट इम्पॉर्टेंट, और क्वेश्चन आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस से बहुत ज़्यादा। अगर क्वेश्चन आ रहा है फिजियोलॉजी से, इस वाले चैप्टर से, तो ये वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि भाई आखिर किस तरीके से, भाई मान लिया इधर से इधर आ गया गैसेस, भाई बाहर एटमॉस्फेयर में गैस खाली था, गैस थी, वहाँ पे गैस की फॉर्म में रह सकती है, और एल्वेलाई में भी गैस की फॉर्म में रह सकती है, लेकिन जब वो ब्लड में आएगी तब तो गैस की फॉर्म में नहीं रह सकती ना। बुलबुले तो नहीं बन के जा रहे हैं हमारी गैस में, ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के, वो घुल के जा रहे हैं और भी अलग अलग तरीक़ों से जा रहे हैं। वो जो तरीके हैं वो क्या क्या हैं, वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि ब्लड इज अ मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कि ब्लड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है ना। अब कौन सी चीज़ कितना कितना प्रतिशत कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है वो यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। अबाउट 97% कि ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट होता है दो होता है, 97% हो जाता है और 3% हो जाता है। तो 97% तो होता है भाई हमारी आरबीसी, ये जो होती है आरबीसी के अंदर बहुत बहुत सारे ये मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन वाले, और इन मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो इस तरीके से बना होता है, वो बना होता है 4 ग्लोबिन की प्रोटीन की चेन होंगी, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। ये क्या है, ग्लोबिन की 4 चेन है, इनमें से 2 होती हैं अल्फ़ा और 2 होती हैं बीटा, ठीक है। और इनके सेंटर में होता है एक स्ट्रक्चर इस तरीके से, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं प्रोटोपोरफायरिन 9। आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पढ़ समझिए बस, प्रोटोपोरफायरिन 9। प्रोटोपोरफायरिन 9 के सेंटर में आयरन होता है, आयरन आयरन आयरन, और यही आयरन एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करके ले जा सकता है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मान लीजिए, हरे वाले को ऑक्सीजन, तो बताइए कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है, 4 को कर सकता है, नहीं कर सकता है, तो 4 O2 आर कैरिड बाय 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, ठीक है। ये हो गया आपका। तो 97% तो इस तरीके से चले जाते हैं हीमोग्लोबिन के ऊपर, कार में बैठ के 4 सीटें हैं, 4 सीटों पे बैठ के ऑक्सीजन 4 बंदे 4 करके निकलते चले जाते हैं। 3% जो है भाई एक्वस है ना ब्लड, तो उसमें डिज़ोल्व होकर जा सकता है, सो डिज़ोल्व होकर ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इस तरीके से तो हो गया भाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड को हमें डिटेल में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन अगर आएगा भी इसमें से तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नहीं आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ से आएगा क्वेश्चन, इसके ऊपर नहीं आएगा, डिज़ो कहाँ से कैसे होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसको देखते हैं वो किस तरीके से होता है। वो एक तो होता है 20 से 25% एक तरीके से, दूसरा तरीका हो गया लगभग 70% एक तरीके से, और एक हो गया 7% एक तरीके से। तो जिस तरीके से 3% डिज़ोल्व होकर जा रहा था, तो 7% भी कैसे होकर चला जाता है, डिज़ोल्व। चलिए ये तो हट गया। 70% जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो किस तरीके से जाता है, वो जाता है जी आपके रिएक्शन करके। रिएक्शन भी कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में होता है तो ब्लड में वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, और पानी के साथ करके रिएक्ट करके बनाता है H2CO3, और इसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट इसकी फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, और 20 से 25% वो सेम तरीका हीमोग्लोबिन के ऊपर बैठ के चला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन, हम डिटेल में देखेंगे अभी इसको भी। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर यही दिखा रहा है। अब यहाँ पर इसने क्या बोला, इसने कुछ नहीं बोला, दोबारा पढ़ के देख लें। 97% ऑक्सीजन इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसी, भाई हमने देख लिया, उसने तो खाली बोला आरबीसी, हमने देख लिया भाई कहाँ से, आरबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन में भी क्या, ग्लोबिन चेन के ऊपर 4 आयरन मॉलिक्यूल आयरन के ऊपर चिपक के जाते हैं, और नियरली 3% होता है वो डिज़ोल्व होकर चला जाता है प्लाज्मा में। 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड जो है आरबीसी से जाता है, 70% जो जाता है वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में जाता है इस तरीके से, और 7% ऑक्सीजन की तरह डिज़ोल्व होकर चला जाता है। अब हमें डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं भाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन किस तरीके से होता है। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन हमने देख तो लिया ही है कि भाई एक हीमोग्लोबिन बना होता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लोबिन चेन से, 2 अल्फा चेन होती हैं अल्फा ग्लोबिन, और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं, और सभी के पास एक प्रोटोपोरफायरिन 9, जिसको कि हीम, ओके, अगर आयरन है तो हीम, आयरन नहीं है तो प्रोटोपोरफायरिन 9। तो ये अभी की इस आयरन में अगर प्रोटोपोरफायरिन 9 जमा आयरन इज इक्वल टू हीम, तभी तो हीम जमा ये प्रोटीन वाला पार्ट जिसको बोलेंगे ग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन, है ना, बन गया ना। तो ये हो गया हीमोग्लोबिन वाला पार्ट। चलिए पढ़ के देखते हैं। बोल रहा है हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, ठीक है जी, पता है खून का लाल रंग होता है, और ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। इन द आरबीसी के अंदर होता है, ठीक है। O2 कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल मैनर, ठीक है। तो ये गाड़ी है, गाड़ी में चिपक नहीं जाते आप एक बार बैठ के, तो ऑक्सीजन बैठता है उतर सकता है, क्योंकि भाई डिलीवर करना है ना ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन तो जाना है टिश्यू के लेवल पे, उसको डिलीवर होना है वहाँ पे, तो बैठेगा उतर भी जाएगा इन द रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो जैसी ऑक्सीजन यहाँ चिपकती है उसको बोल देते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से क्या हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum 4 molecule of oxygen O2
भाई यहाँ पर वैसे पढ़ेंगे तो रटना पड़ेगा, ये रटना नहीं है इस चीज़ को। 4 हो गए आपके ग्लोबिन चेन, 2 अल्फ़ा 2 बीटा, सब पे जा रहा है सब पे है एक एक आयरन, एक एक आयरन लेके जाएगा एक एक O2, तो एक हीमोग्लोबिन लेके जाएगा 4 O2। क्या बोल रहा है कि ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम ऑफ द 4 O2 मॉलिक्यूल। बोल रहा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। हाँ भाई बिल्कुल भाई, गलत बात क्या है इसमें, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है ये बस ये बोल रहा है अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और गाड़ी जा रही है और लोग हैं 50, सीट है 4, तो क्या करेंगे लोग, भाग भाग के सीट रोकने की कोशिश करेंगे, नहीं करेंगे। सेम चीज़ है, गाड़ी है 4 सीटें हैं, 4 सीटर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है बहुत सारी, एल्वेलाई में होगा, वहाँ पे आसपास होगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है ना भाई, आप सांस ले रहे हैं तो एल्वेलाई की स्थिति पे तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो भाग भाग के बैठेगी ऑक्सीजन तो इस पर। तो यही बोल रहा है वो, बोल रहा है कि बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। अब आप बोलोगे यार प्रेशर कहाँ से आ गया इसमें, वो तो ये तो कंसंट्रेशन है, लोग जितने ज़्यादा होंगे सीटें उतनी जल्दी भरेंगी, और ऑक्सीजन जितनी जल्दी ज़्यादा होगा हीमोग्लोबिन उतनी जल्दी भरेगा। तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों चीज़ क्या हैं, सेम ही चीज़ें होती हैं। अब कह रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर दैट कैन इंटरफेयर इन द बाइंडिंग। भाई ये जो बाइंडिंग है इसके अलग अलग फैक्टर हो सकते नहीं हो सकते भाई, कुछ लोग होंगे ड्राइवर की शक्ल देख कर नहीं चाहिए, तो वो उनके लिए अपना फैक्टर हो गया, वो कुछ देखेंगे सीट अच्छी नहीं है, कुछ बोलेंगे AC नहीं है, वो उनके फैक्टर है, लोगों के जो गाड़ी में बैठना चाह रहे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन का अपना अपना फैक्टर है, वो फैक्टर क्या होंगे कि भाई वहाँ पर एसिडिक कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है, टेम्परेचर कितना है, वो उनकी अपनी अपनी कंडीशन होगी, इनके ऊपर डिपेंड करके ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है। सिग्मॉइड कर्व, ये है इंपॉर्टेंट चीज़ कि इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होता है अगर आप ग्राफ लेने की कोशिश करें तो, है ना, कि इस तरीके का ग्राफ होगा कि भाई बैठ किस तरीके से रहे हैं। इसको आप मान लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब कि कंसंट्रेशन जिस तरीके से बढ़ रही है ना, तो उस तरीके से वो किस तरीके से फिलिंग हो रही है। चलो इसको अभी भाई सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि एस तरीके का कर्व बना ही क्यों रहा है। होना तो ये चाहिए ना भाई, कि होना ये चाहिए कि पहले जैसी कंसंट्रेशन थोड़ी थी तो वो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि जब इसको इस तरीके से मान लेते हैं कि गाड़ी की 4 सीटें, तो एक बंदा बैठा भाई, इसने 1 मिनट में एक बंदा बैठा, दूसरे मिनट बोल रहा हूँ, अगले मिनट में दूसरा बंदा बैठ गया, तीसरे मिनट में तीसरा बंदा बैठ गया, चौथे मिनट में चौथा बंदा बैठ गया, 4 मिनट में एक मिनट करके चारों सवारी बैठ गई हैं। तो पहले मिनट में इसको मान लो कहेंगे, इसको मान लो पहला मिनट, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। पहले मिनट में पहली सवारी बैठी, दूसरे मिनट में दूसरी सवारी बैठी, तीसरे मिनट में तीसरी, चौथे मिनट में चौथी। ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो ये सिग्मॉइड क्यों बना रहा है, ये है क्वेश्चन। तो भैया इसके अंदर एक होती है प्रॉपर्टी हीमोग्लोबिन की, इसकी प्रॉपर्टी ये होती है, इसको इस तरीके से समझ लो कि एक बंदा जैसे सीट पे बैठेगा ना, वो दूसरे को आवाज़ मारेगा, और आवाज़ सुन करके दूसरा बंदा फटाफट दौड़ा चला आएगा। अब जब 2 बंदे बैठ गए तो 2 बंदे मिल के आवाज़ मारेंगे तो तीसरा बंदा और जल्दी आ जाएगा। अब 3 बंदे मिल के आवाज़ मारेंगे तो चौथा और जल्दी आ जाएगा। तो ये इस तरीके से इसलिए ऐसा कर बनाता है कि पहला बंदा बैठा तो पहले बंदे ने आवाज़ मारना शुरू किया तो और जल्दी हुआ, दूसरे ने मारी तो और जल्दी हुआ, ऐसे करके वो और जल्दी। लेकिन भाई 4 के बाद तो 5वां बैठ ही नहीं सकता ना, तो फिर वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये होता है, यही होता है उसके लेवल पे भी हो क्या रहा है कि एक ऑक्सीजन जब बाइंड करता है तो दूसरा ऑक्सीजन बाइंड करेगा, इसकी एफिनिटी को वो बढ़ा देता है। पहला ऑक्सीजन बाइंड करके दूसरे की एफिनिटी को बढ़ा देता है, तो दूसरा थोड़ा जल्दी बाइंड हो जाता है। 2 बाइंड हो गए तो वो तीसरे की एफिनिटी को बढ़ा देंगे, तीसरा और जल्दी बाइंड होगा। 3 मिल के चौथे की एफिनिटी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, इससे और जल्दी बाइंड होगा। तो इसलिए लीनियर ग्राफ नहीं मिलता है, हमें सिग्मॉइडल ग्राफ मिलता है, ठीक है, समझ आ गया ना। नहीं आया तो प्लीज़ I'll encourage you to go back and rewind it back, कि दोबारा से देखें। अब दिस कर्व इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, है ना। आपका टिश्यू के लेवल पे क्या होना है, ऑक्सीजन जाके रिवर्सिबल मैनर है ना भाई, लगेगा, एसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन होगा, तो इसको बोल देते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। एंड इज़ हाईली यूजफुल फॉर स्टडिंग द फैक्टर लाइक, भाई बोल रहा था ना कि भाई ये किस ये जो सवारियाँ बैठेंगी वो अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। वो फैक्टर पता कैसे चलेंगे, वो इन्हीं चीज़ों से, इसी ग्राफ से और इन्हीं चीज़ों से पता चलेगा, ठीक है। अब वो क्या कीजिए भाई,
हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा घटा दे जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चल देखते हैं कि अगर इसने दिया है तो। एंड इज़ हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट फैक्टर लाइक व्हाट, क्या चीज़, क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीजन की बाइंडिंग पे। अब या कॉमा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब आप बोलेंगे यार पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का क्या रिलेशन है। तो हम अभी देखे थे ना, यहीं देखे थे हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बनाती है बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या है, H+ आयन प्लस HCO3 माइनस, यही तो है। तो H+ आयन्स क्या है, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा दीजिए, pH का हो जाएगा कम। तो ये हो गया, ऑक्सीजन के बढ़ने से pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से pH कम हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से आपका H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो सेम बात है, इसलिए सेम बात है, एटसेट्रा। ऑन बाइंडिंग ऑफ O2 विद हीमोग्लोबिन, ठीक है, वो पिछली लाइन का। इन द एल्वुलाई में वेयर इज हाई, ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और CO2 का जो प्रेशर है वो कम है। और CO2 का अगर प्रेशर कम है तो CO2 का कंसंट्रेशन भी कम है। CO2 का कंसंट्रेशन कम है तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी कम है ना। एंड द लोअर टेम्परेचर द फैक्टर एंड ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये हो गए आपके वो फैक्टर्स जो कि बहुत मददगार हैं आपके ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से बाइंड कराने के लिए। कौन से, सबसे पहले ऑक्सीजन हाई मात्रा में होनी चाहिए। भाई लोग होने चाहिए ना आसपास गाड़ी में बैठने के लिए कि हम जाएंगे। जितने ज़्यादा लोग होंगे फटाफट सवारियाँ बढ़ेंगी। CO2 का कम होना चाहिए मात्रा, ठीक है। अब CO2 की मात्रा कम होगी तो CO2 नहीं बाइंड कर पाएगा ना वहाँ पे, ऑक्सीजन अच्छे से बाइंड कर पाएगा। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो O2 को धक्का मार के CO2 बाइंड करना चाहेगा। तो CO2 की जितनी मात्रा कम हो ऑक्सीजन के लिए उतना अच्छा है। और लेसर H+ आयन, अब भाई अगर CO2 अपने आप में ही कम है तो H+ आयन भी तो कम होंगे। CO2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयन कंसंट्रेशन। तो ये हो गए फेवरेबल कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना। अब वेयर एज इनटू द टिश्यू वेयर द लो ऑक्सीजन, अब टिश्यू के लेवल पे बात कर रहे हैं। अब टिश्यू के लेवल पे क्या खास बात होगी, भाई यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कंडीशन आ जाएगी। आप उल्टा कर दीजिए सब चीज़ को, बस कि ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर कम हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा हो। पार्शियल प्रेशर क्या है, कंसंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड धक्का मार के कार्बन डाइऑक्साइड बैठेगा इन सवारियों पे। अब हाई H+ आयन कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कंसंट्रेशन। द कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि भाई ये जो कंडीशंस हैं वो ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के हटने के लिए, इस जगह से हटने के लिए ज़्यादा फेवरेबल है, जो कि किसका उल्टा है, कार्बन डाइऑक्साइड के बाइंड करने के लिए। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट द O2 गेट्स बाउंड विद द हीमोग्लोबिन इनटू द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड ऑनटू द टिश्यू। तो ये चीज़ दर्शाता है कि ऑक्सीजन जो है लंग में तो बाइंड होगा RBC से या हीमोग्लोबिन से, और टिश्यू के लेवल पे उससे छूट जाएगा। हर एक 100 ml के लिए 5 ml उसमें ऑक्सीजन को कैरी किया जा सकता है। ये तो ये हो गया ऑक्सीजन का डिटेल्ड एनालिसिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अगला आ गया आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। 3 तरीके से हो रहा था। पहला 20 से 25% हो जाएगा, हीमोग्लोबिन पर बाइंड करेगा। 70% बाइंड करेगा ब्लड में पानी से, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट करके बनाएगा बाइकार्बोनेट आयन, और 7% नॉर्मल डिजॉल्व होके। इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैरिड बाय द हीमोग्लोबिन, उसका नाम ऑक्सीजन बाइंड करेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ओके, अबाउट 20 to 25%। द बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर CO2 का ज़्यादा तो कंसंट्रेशन CO2 का ज़्यादा, और ये अगर ज़्यादा होगा तो धक्का मार के सीटों पे कौन बैठेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे या कंसंट्रेशन पे। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई एंड PO2 इज लो and as in the tissue more binding of the carbon dioxide occur, okay। तो बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, ऑक्सीजन कम है, तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड अच्छे से बाइंड कर पाएगा।
व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, ऑक्सीजन इज हाई इनटू द एल्वियोलाई, डिसोसिएशन ज़्यादा अच्छे से होगा। भाई जो भी हमने चीज़ें पढ़ी ऊपर ऑक्सीजन के लिए उल्टा कर दीजिए। अब एल्वियोलाई पे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएट अच्छे से होगा और टिश्यू के लेवल पे एसोसिएट अच्छे से होगा हीमोग्लोबिन से। अगले पेज पे जाते हैं, ये है आपका हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड टू द हीमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यू इज डिलीवर्ड टू द एल्वियोलाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड करेगा टिश्यू के लेवल पे हीमोग्लोबिन से और छोड़ दिया जाएगा उसको एल्वियोलाई के लेवल पे। आरबीसीज कंटेन अ वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, आरबीसी के अंदर भी ये काम होता है। आरबीसी के अंदर क्या होगा कि भाई एक तो बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन से और दूसरा वो क्या कर रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट, ये हम रिएक्शंस देख चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर से रिएक्ट करके बनाएगा H2CO3 जो कि डिसोसिएट हो सकता है H+ आयंस प्लस HCO3 माइनस में। ये इन पीएच को डिक्रीज़ करेगा, H+ आयंस को इंक्रीज़ करेगा, पीएच डिक्रीज़ करेगा। अब ये जो रिएक्शन है ये ठीक है हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन लेगा महीने एक रिएक्शन को होने के लिए। तो यहाँ पर लगा दो एक एंजाइम और एंजाइम का नाम होगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस। फटाफट से रिएक्शन करा देगा। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी ये रिएक्शन हो जाएगा CO2 + H2 और H2CO3 और जो कि हो जाएगा H+ HCO3 माइनस। हो गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जाएगा और ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा जब लंग्स में है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जब टिश्यू के लेवल। भाई उसको हमेशा H+ आयन और H3 के माइनस की फॉर्म में थोड़ी रखना है, उसको बाहर भी तो निकालना है। ओके, एट द टिश्यू साइड with the partial pressure of carbon dioxide is high due to the catabolism, carbon dioxide diffuses into the blood। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाता है, ब्लड में डिफ्यूज होता है। और एंड आरबीसी एंड प्लाज्मा इनटू द फॉर्म ऑफ द H2 तो ये रिएक्शन जो है थोड़ा सा प्लाज्मा में भी होता है और थोड़ा आरबीसी के अंदर भी होता है। Thus, carbon dioxide derived into the bicarbonate at the tissue level is transported to the alveoli and released out into the CO2। भाई दोबारा से CO2 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि भाई अब बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में थोड़ी बाहर निकालेंगे साइड से। तो एल्वियोलाई पे जब आएगा वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म तक में ट्रांसपोर्ट तो कर दिया आपने, लेकिन वहाँ से दोबारा से उसको CO2 में बदला जाएगा, फिर भेजा जाएगा ना बाहर। ठीक है, ये है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन जो कि हम पढ़ चुके हैं, इसमें कोई ऐसा अलग नहीं है। जो हमने अभी पढ़ा था कि ब्रेन स्टेम होता है, ब्रेन स्टेम में आपका पॉन्स और मेडुला होता है और ये आपका कन्वर्ट कर देता है आपका इसमें, ये आपका ब्रेन सेरेब्रम, ये सेरेबेलम, यहाँ पे आपका ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन में ये दो हिस्से दे हुए हैं, पॉन्स एंड मेडुला। सो पॉन्स एंड मेडुला जो है आपका पूरा जो ब्रीदिंग रेगुलेटरी सेंटर है और उसके अंदर ब्रेन के अंदर ख़ास बात है कि हमारा जो होता है बॉडी में अलग अलग जगह पर एक तरह से मान लीजिए रेगुलेटर्स लगा रखे हैं कि भाई यहाँ पे पता लग जाएगा कि CO2 कंसनट्रेशन बॉडी में ज़्यादा हुई है नहीं हुई है, क्योंकि भाई बॉडी में तभी तो इस बात को पता चलेगा कि आपको कंडीशन किस तरीके की है। तो एक तो हार्ट के पास में आर्टिक आर्च होती है, अगर ये हार्ट है और हार्ट में ये आउटा जाता है तो यहाँ के आसपास एक आपका ब्रीदिंग रेगुलेटरी सेंटर होता है और एक ब्रेन में होता है। ओके, तो ये दोनों मिल के बॉडी में CO2 की कंसनट्रेशन को पता करते हैं कि बॉडी में CO2 की कंसनट्रेशन क्या है, और उसके हिसाब से भाई पहले इससे अलग चीज़ क्या थी कि जो नर्व्स एंडिंग्स हैं वो कहाँ जा रही हैं। एक तो आपकी जा रही है डायफ्राम पे, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और उसकी बेसिस पर वो उसको इनवॉलेंटरी रेगुलेट कर सकता है। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है। तो बोल रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम, कि हमें बहुत अच्छी काबिलियत है कि हम अपने जो रेस्पिरेटरी रिदम है उसको अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। टू सूट द डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यू, भाई आप भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा CO2 निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपको उसी हिसाब से ब्रीदिंग रेट को भी फास्ट एंड स्लो करना पड़ेगा। दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। अब वो न्यूरल सिस्टम क्या है, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो मेडुला हो गया एक आपका, इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्स फॉर दिस रेगुलेशन, ये आपको रेगुलेट करता है। अनदर सेंटर इज प्रेजेंट ऑन टू द पॉन्स, तो पॉन्स पे भी हो गया आपका ऑफ द ब्रेन कॉल्ड द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो जो एरिया जो स्पॉन्स भाई बड़ा एरिया है ब्रेन का एरिया, उसमें से भी जो ब्रीदिंग को रेगुलेट कर रहा है वो क्या हो जाएगा, न्यूमोटॉक्सिक
pneumothoracic area and pneumothoracic center can moderate the function of the respiratory rhythm center. Neural signal from the center can reduce the duration of inspiration. So ये सारे तो आप उसको तेज कर देंगे, आपको चाहे तो रेस्पिरेशन को चाहे तो स्लो कर देंगे उसको, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन. अ कीमो, ये इंपॉर्टेंट, अ कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर विच इज़ हाईली सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयंस. ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन का क्या रिलेशन, ये डिस्कस कर चुके हैं हम. कार्बन डाइऑक्साइड H2 से रिएक्ट करके H2CO3 बना देगा, वो ही H+ आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा. तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयंस. ओके, एंड ये का आपका एक जो CO2 सेंसिटिव एरिया है जो कि इस बात को देख लेगा और सिग्नल पहुंचा देगा पॉन्स और मेंडुला पे, ताकि आपका ब्रीदिंग रेट जो है उस हिसाब से मैनेज किया जा सके. इंक्रीज इन द सब्सटेंस कैन एक्टिव दिस सेंटर. ठीक है, तो इंक्रीज इन दिस सब्सटेंसेस, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन सब्सटेंस कैन एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर सेंटर विच कैन इन टर्न कैन सिग्नल द रिदम सेंटर टू मेक द नेसेसरी एडजस्टमेंट. ये हम डिस्कस किए कि वो चेंज कर सकता है जो आपका सेंटर है, उसके जो नेसेसरी चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं ब्रीदिंग पैटर्न के अंदर. द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय विच दीज सब्सटेंसेस कैन बी एलिमिनेटेड, रिसेप्टर एसोसिएटेड विद आर्टिक आर्च. तो देखिए ये यहाँ पर आर्टिक आर्च है, कैरोटिड आर्टरी, और कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन CO2 एंड H+ आयन कंसंट्रेशन. सो ये दूसरी जगह हो गई जहाँ से, और यहाँ से भी सिग्नल जाएगा सीधे पॉन्स से मेडुला के पास, मेडुला और पॉन्स भेज देंगे सिग्नल दोबारा से आपके थोरेसिक कैविटी में, और वहाँ से रेगुलेशन किया जा सकता है. अब ये है डिसऑर्डर्स, कुछ बेसिक डिसऑर्डर्स हैं. एज़मा बड़ी जनरल कंडीशन है कि आपका आपकी कुछ ऐसी कंडीशन चीज़ें होती हैं बॉडी में. क्या होता है कि आपको कुछ चीज़ें इन्फेक्ट करती हैं, वो आपको हार्म पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बॉडी को लगता है कि ये चीज़ मुझे हार्म पहुंचा सकती है, तो वो क्या करता है, वो अपनी तरफ से उससे लड़ना शुरू कर देता है, जबकि कुछ है नहीं सामने. एक अंधा इंसान जैसे लड़ता है तो उसमें वो अपने आप को भी हार्म कर सकता है. सेम तरीके से एज़मा है. एज़मा एक एलर्जी है. एलर्जी क्या होता है कि जिसमें चीज़ें आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगी, मगर बॉडी को लगता है कि शायद ये चीज़ नुकसान पहुँचा दे, तो बॉडी कुछ चीज़ें ऐसे सिक्रेट करती है जो बॉडी खुद को नुकसान पहुँचाने लगती है. ओके, और जब तो ये एज़मा का कंडीशन हो गया. इज़ ए डिफ़िकल्टी, और होता क्या है इसमें कि आपको सांस लेने में परेशानी होगी ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. ओके, इन्फ्लेमेशन, इंजरी जहाँ पे होती है बॉडी में वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है. आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंजरी होती है तो वहाँ पे क्या सिम्टम्स होते हैं, वो लाल हो जाता है, वो थोड़ा गर्म हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा पेन होता है. तो ये सिम्टम्स हैं इन्फ्लेमेशन के ऑफ द ब्रोंकाई और द ब्रोंकियोल. ठीक है, तो ये हो गया एस्मा. एम्फिसीमा इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर. एम्फिसीमा में क्या होता है कि इन विच एल्वेलर वॉल, ओके, एल्वेलर वॉल आर डैमेज ड्यू टू, ओके, डैमेज टू एल्वेलर वॉल अगर डैमेज हो जाएंगी तो अगेन इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, टू विच रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीजेज. तो अब जब जैसे वो है सिगरेट पीने वाले लोग हैं, तो उनमें क्या हो रहा है कि वो जो केमिकल हैं प्रेजेंट हैं उसमें, वो आपके लंग के सरफेस एरिया को कम करते जा रहे हैं, और वो एम्फिसीमा बच जाएगा. अब लंग का अगर सरफेस एरिया कितना होता है, लगभग टेनिस कोर्ट होता है उसके बराबर होता है लंग का सरफेस एरिया. तो अगर उसको कम करते जाएंगे तो आपका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेज है वो भी कम होता चला जाएगा. अगर वो कम होता चला जाएगा तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, आपकी ऑक्सीजन उतनी नहीं रह पाएगी, आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, आपको ज़्यादा देर सीढ़ियाँ चढ़ने में आपकी सांस फूल जाएगी. तो बेसिक काम्स में आपका ये लिखा है यहाँ पर कि वन ऑफ द मेजर कॉजेज इज़ द सिगरेट स्मोकिंग. ओके, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये तो मतलब कि हर जगह अवेलेबल है कि भाई आपके काम के दौरान आप कोई भाई गाड़ी रिक्शा चलाता है, उसको जो पॉल्यूशन है उससे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो उसके ऑक्यूपेशन का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो गया. कोई व्यक्ति पटाखे की फैक्ट्री में काम करता है तो उसको पटाखे के जो केमिकल्स हैं वो सूंघ के उसका लंग खराब हो सकता है. कोई व्यक्ति कॉटन की फैक्ट्री में काम करता है, वो कॉटन के जो वेरी फाइन फाइबर्स होते हैं वो भी जाकर के आपके लंग को नुकसान पहुँचा सकते हैं. तो इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली इनटू दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, तो स्टोन ब्रेकिंग में, ग्राइंडिंग में, जो भी है ऑक्यूपेशनल है, आप जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से वो आपको नुकसान पहुंचा रहा है. सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस्ड दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप अप विद दैट, कि भाई इतना ज़्यादा वो डस्ट पार्टिकल वगैरह इतने ज़्यादा हो रहे हैं. भाई पहले तो था ना हमारे पास कि नाक के बाल हैं और हमारे सिलेटेड एपिथेलियम में जो बाहर फेंक सकते हैं चीज़ों को, बट जब इतना ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी उसके साथ कोप अप नहीं कर पाएंगे. तो लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लेमेशन लीड्स टू फाइब्रोसिस. तो क्या होगा कि आपके जो लंग्स हैं उसमें जैसे धीरे धीरे करके वो पत्थर होते जाएंगे. फाइब्रोसिस का मतलब हो रहा है कि वो कड़क
उतना मुलायम नहीं रहेंगे, वो उसमें जो आसानी से इलास्टिसिटी वाला जो नेचर है उनका, आसानी से खिंच जाना, आसानी से वापस आ जाना, वो नहीं रहता है। अब उसकी वजह से आपको क्या होगा, अभी सांस लेने में ऑब्वियसली अब पहले जो ईजिली बलून अगर सख्त होता जाएगा तो वो नहीं फूलेगा ना अच्छे से, और सेम चीज़ अब नहीं फूलेगा अच्छे से तो उसमें गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये इसके ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर के अंदर आ जाएंगे कि भाई फाइब्रोसिस हो जाना। अब ये क्या बोल रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। फाइब्रस टिश्यू क्या सीक्रेट, फाइब्रस टिश्यू अगर का प्रोलिफरेशन होगा, अगर फाइब्रस टिश्यू अपना नंबर इंक्रीज करेगा तो क्या वो सीक्रेट करेगा, फाइबर सीक्रेट करेगा ना, और फाइबर क्या करेगा, इलास्टिसिटी को कम करेगा। तो दस कॉजिंग अ सीरियस लंग डैमेज, ठीक है, लंग डैमेज हो जाएगा। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोटेक्टिव मास्क। तो ये था ये इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।